लड़की को ये भी पता नहीं था कि वो मुसलमान है, और फिर उसको लड़की को जो है गौ मांस खाने के लिए और धर्म परिवर्तन के लिए बाध्य किया जाने लगा। फिर जहाँ वो बच्ची थी वहाँ से हम बुरके में उसको 20 किलोमीटर तक लेके आए, क्योंकि वो पूरा ऐसा लगता था कि हम कहीं पाकिस्तान में आ गए हैं। ऐसा इतना मतलब सघन बस्ती थी मुसलमानों की। जैसे अभी हाल ही में मूवी रिलीज हुई है केरला फाइल्स 2 जी, क्या हिमाचल की कहानी वैसी ही है कि भारत का जो गजवाए हिंद का जो सपना है वो अब हिंदू बच्चियों और औरतों की कोख से पूरा किया जाएगा। उसी षड्यंत्र के तहत जो है लव जिहाद किया जाता है। 18 साल की बच्ची उस फर्स्ट ईयर में या +2 में पढ़ती थी, एक जिहादी उसको भगा करके यहाँ से ले जाता है, और लड़की जब हमें मिली तो वो उस समय प्रेग्नेंट थी और लगभग 3 महीने की प्रेगनेंसी थी उसकी। पड़ रहा है कि हम उस बच्ची को नहीं बचा पाए, वो नहीं वापस आ पाई क्योंकि माँ बाप ने उस बच्ची को अपनाने से मना कर दिया। तो कांगड़ा के देहरा से जो है 19 वर्षीय एकता थी, वहाँ जो है अमन बन करके एक शाकिब नाम का जिहादी जो है उसको मिलता है, उसको ट्रैप करता है, धर्मांतरण का दबाव बनाया गया। फिर उसके साथ वहाँ रेप भी हुआ और परिवार के ही लोगों ने रेप करा, उसी मुस्लिम परिवार के लोगों ने। और ये 1 साल के बाद जो है खेतों में जो है उसकी बॉडी जो है दबी हुई मिली, मतलब वो भी टुकड़ों में। मतलब तो हाँ, में बता रहे हैं लोग कि भी यहाँ इनके घर में मौलवी आते थे और वो मौलवी इस शिक्षा को उनके बच्चों को देने का काम करेंगे। जो बाहर से आकर के देवबंद के मौलवी यहाँ बैठे हैं वो देने का काम कर रहे हैं, और इस सारे अभियान को षड्यंत्रपूर्वक चलाने का काम इन्हीं मस्जिदों और मदरसों से किया जा रहा है। 5 साल की बच्ची थी और ये जो मुस्लिम लड़का था ये 15 वर्ष का था जी। अब क्या आगे क्या हुआ? लव जिहाद में इनका टैक्टिक्स क्या रहते हैं? फेरी वाले बाहर से आते हैं मुसलमान, ये आपके घरों में तब आएंगे जब घर का पुरुष घर पर नहीं होगा। फेरी वाला, और जब हमने कैलकुलेट किया तो लगभग उसका 3 से 4 लाख रुपए जो है घर में ही दिख गया हमें। और एक फेरी वाले के पास 700 से ज़्यादा नंबर उसकी डायरी में लिखे हुए मिले हमारी महिलाओं के, और केवल महिलाओं के नंबर थे वो। मस्जिदों से इनकी बाइक्स को पेट्रोल और बाइक्स फंडिंग की जाती है, लड़कों को कॉलेज के बाहर घूमते हुए पाए गए। टारगेट करने का तरीका क्या रहता है? इंस्टाग्राम के ऊपर बहुत सी लड़कियां हमारी टारगेट होती हैं। इकलौती बहू जो है अपने 4 साल के बच्चे के साथ गुम हो जाती है, और बहुत सी ऐसी घटनाएं जिनमें महिलाएं मिली नहीं आज तक। अपने वो आपको कभी धमकी भी मिली की तरफ से, कोई ऐसे खतरा भी आपको ऐसा लगा? बहुत सी, कई बार जान से मारने की धमकियां देते रहे हैं, गला काटने की धमकियां देते रहे हैं। जिनके बाप दादाओं ने तलवार के डर से सलवार पहनने का काम किया, किसी का बाप श्यामलाल था, किसी का रामलाल था, आज वो मोहम्मद बन करके घूम रहे हैं, शाकिब बन करके, अब्दुल बन करके घूम रहे हैं। 24-25 और अब तक गुमशुदा महिलाओं के 5300 से 5600 के बीच का आंकड़ा है। 2350 से लेकर के 2570 अप्रॉक्सीमेट जो है नाबालिग बच्चियां इसके अलावा जो हैं वो हिमाचल प्रदेश से गुम हुई हैं। सबसे ज़्यादा अधिक गुमशुदा महिलाएं और लड़कियां जो गुम हुई हैं वो मंडी जिला, आपके मंडी जिला से हुई हैं। हिंदू महिला अपने पति के साथ जो है एक टेलर की दुकान के ऊपर, मुस्लिम टेलर की दुकान के ऊपर जाती है, और ये जो अंदर 3 बैठे हुए थे, जब वो काउंटर के ऊपर चौथा उसका नाप लेने के लिए आया तो वो कोनी का इशारा करके देख कैसे ये नाप लेगा और देखना कैसे अच्छे से नापेगा ये। टारगेटेड गांव के लोग ज़्यादा हैं, लड़कियां, बच्चियां, महिलाएं की शहर की? जो जिसमें लव जिहाद हुआ था और हिंदू लड़की थी, और उस लड़की के नाम पर हिमाचल प्रदेश में ही उस मुसलमान ने ज़मीन खरीदी, वो यहीं रह रहे हैं वो। बस यूं ही, जी हाँ, बस यूं ही के अगले एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। देखिए, पिछले एपिसोड में हमने आपकी बात हिमाचल के जो हिंदू रक्षा मंच के संस्थापक हैं उनसे मुलाकात करवाई थी, और वो हमारा जो एपिसोड है वो संपूर्ण हिमाचल में और इवन देश में भी मैं कहूँगा, और विदेशों से भी मुझे कॉल्स आई हैं, उनमें इतना पसंद किया गया है। इस विषय को लोगों ने इतना पसंद किया कि उन्होंने हमें कॉल्स की। देखिए, मुझे पूरे हिमाचल से कॉल्स आई हैं, और जो कमल गौतम है जिनसे हमने आपकी बात करवाई थी उनको भी काफ़ी कॉल्स आए हैं। मुझे स्कूल्स के प्रिंसिपल्स के कॉल्स आए हैं, बच्चों के फ़ोन आए हैं, टीचर्स के फ़ोन आए हैं, पेरेंट्स के फ़ोन आए हैं, और जो हमें इस एपिसोड का इतना अच्छा रिस्पांस मिला पिछले एपिसोड का, उसने हमें प्रेरित किया कि हम इससे आगे भी लोगों को बताएं। पिछले एपिसोड में हमने आपसे चर्चा की थी कि हिमाचल में लव जिहाद जो है अपने पैर पसार चुका है। अब लोग चाहते हैं, हमसे ये चाह रहे हैं कि हम विस्तार में इसे बताएं, इस विषय पर खुलकर और विस्तार में चर्चा करें कि आखिर लव जिहाद होता कैसे है। तो मैंने कमल गौतम जी को एक बार फिर आग्रह किया है, और हमें बड़ी खुशी है कि उन्होंने हमारे आग्रह को स्वीकार किया है, और वो आज एक बार फिर हमारे बीच में है, और इस एपिसोड को हमने स्पेशल लव जिहाद पर ही किया है कि आखिर लव जिहाद होता कैसे है, कैसे किया जाता है,
और कैसे ये आज समाज में एक ऐसी अलार्मिंग बेल है जिससे नकारा नहीं जा सकता। देखिए, इसे आप बिल्कुल इससे ना अपनी आंखें बंद नहीं कर सकते, इसे बिल्कुल ऐसा नहीं कर सकते कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये एक ज्वलंत मुद्दा है जिस विषय पर हमें आज खुल के चर्चा करनी चाहिए, सामने आना चाहिए, अपने बच्चों से बात करनी चाहिए, पेरेंट्स से बात करनी चाहिए, और एक ऐसा विषय है जिससे आपको सुनना भी चाहिए। देखिए, जो पिछला हमारा एपिसोड था उसे मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। मंडी का एक प्रतिष्ठित स्कूल है डीएवी सैनिटरी पब्लिक स्कूल, उनके प्रधानाचार्य हैं, प्रिंसिपल हैं मिस्टर गुलेरिया। उन्होंने इसको सुना और उन्होंने अपने सारे स्कूल में हर बच्चों को 6ठी से 12वीं तक के जो ग्रुप्स हैं उसमें इसे सर्कुलेट करवाया ताकि बच्चे सुने। ऐसा ही अन्य स्कूलों में भी हुआ है और ये हमें प्रेरणा देती हैं इस तरह की चीज़ें कि हम और बेहतर तरीके से आपको चीज़ें प्रस्तुत करें। तो चलिए, ज़्यादा आपका समय ना लेता हुआ मैं सीधे बात करता हूँ कमल जी से, जो आज एक बार फिर हमारे स्टूडियो में। कमल जी, स्वागत है आपका। जी, धन्यवाद मनीष जी। देखिए, पिछला एपिसोड लोगों के द्वारा बहुत पसंद किया गया है और अब मुझे लोगों ने ही ये फ़ोन कर के कहा है कि देखिए, हमें ये भी बताइए कि आखिरकार ये जो लव जिहाद है, ये होता कैसे है? हुआ तो आपने बता दिया था पीछे, क्योंकि हमारे पास जिस समय की थोड़ी पाबंदी रहती है। अब आप हमारे दर्शकों को ये बताइए कि आखिरकार लव जिहाद होता कैसे है? देखिए मनीषी, लव जिहाद एक सुनियोजित षड्यंत्र है। इसमें क्योंकि जो मुस्लिम आक्रांता यहाँ आए थे, वो एक स्वप्न लेकर के आए थे कि उन्होंने पूरे मध्य एशिया को इस्लामिक बना दिया। उसके बाद भारत उनके लिए एक आकर्षण का केंद्र था। तो जब से आक्रांता यहाँ आए तब से उनका एक ही स्वप्न था कि भारत के ऊपर भी इस्लाम का झंडा स्थापित किया जाए, यहाँ शरिया लॉ काबिज किया जाए और इस्लामिक हुकूमत स्थापित हो। लेकिन हमारे पूर्वजों के शौर्य के कारण और हमारे यहाँ की जो डेमोग्राफी है भारत की, उसमें ये लोग कभी सफल नहीं हो पाए, क्योंकि भारत के मूल में जो है धर्म है और ये इतना प्राचीन और सनातन राष्ट्र है कि इसके हमारे जीवन का कोई भी अंग जो है, हमारी उस संस्कृति और वो धार्मिक जो हमारी आस्थाएं हैं, परंपराएं हैं, समृद्ध परंपराएं हैं, उनको खत्म कर पाना किसी के लिए भी इतना आसान नहीं है, जब तक हम स्वयं उन परंपराओं से, उन संस्कृति के जो हमारे मूल्य हैं, संस्कार हैं, उनसे हम दूर ना हो जाए। तो जब तलवार के दम पर ये नहीं कर पाए इसको, तो वर्तमान में अब एक योजनाबद्ध तरीके से लव जिहाद को एक टूल बना करके भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाने का एक षड्यंत्र चल रहा है। और उसमें अभी आपके ध्यान में होगा कि पीछे एनआईए ने एक 2047 इस्लामिक इंडिया का एक डॉक्यूमेंट जो है, जिसका खुलासा किया था, जिसमें इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं 2047 तक भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाने के लिए एक योजना बना करके चल रही थी। और उसमें बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो निकल करके आई और हमारी जो एजेंसीज थी केंद्रीय स्तर की, उन्होंने इसके ऊपर कार्रवाई भी की और बहुत से लोग इसमें पकड़े भी गए। बहुत से इस्लामिक संगठनों के ऊपर जो प्रतिबंध भी लगा उसके बाद। तो ये सारी चीज़ें बड़े सुनियोजित ढंग से हो रही हैं। और लव जिहाद, क्योंकि इस्लाम के अनेक स्कॉलर जो आज तकरीरें देते हैं, इस्लामिक धर्मगुरु जिनको इस्लाम वाले मानते हैं, तो उनकी जब आप तकरीरें सुनेंगे तो वो ये कहते हैं 1947 के बाद जो है योजना, क्योंकि हमने लड़के लिया पाकिस्तान, हंस के ले गए हिंदुस्तान, ये मतलब जिन्ना के शब्द थे। और यही कारण था कि जब भारत विभाजन हुआ उस समय जो है 99% मुस्लिम्स ने भारत विभाजन के पक्ष में वोट किया था, जिन्ना को और उसकी मुस्लिम लीग पार्टी को। लेकिन विडंबना देखिए इस देश की कि हमारे जो नेता थे उस समय के, चाहे वो नेहरू थे चाहे गांधी थे, जब ये बात हुई कि भारत का विभाजन होगा तो एक्सचेंज ऑफ पॉपुलेशन के ऊपर बात हुई थी कि वहाँ उस क्षेत्र में जो रहने वाले हिंदू हैं वो भारत आएंगे और यहाँ रहने वाले जो मुसलमान हैं वो पाकिस्तान जाएंगे। लेकिन आप देखिए कि हमारे नेताओं की अदूरदर्शिता के कारण जो है, क्योंकि गांधी और नेहरू जो है इस विषय पर अड़ गए और यहाँ रहने वाले मुसलमानों को उन्होंने एक प्रकार से रोक दिया या उनको नहीं जाने दिया। और आप देखिए जिन लोगों ने 99% लोगों ने मुस्लिम लीग को वोट किया था, उसमें से 95% से अधिक लोग जो है यहीं रह गए। मतलब उन्होंने केवल भारत का विभाजन तो करवा दिया, लेकिन वो वहाँ गए नहीं।
जबकि दूसरी तरफ जो है वहाँ जितने भी हिंदू रहते थे उनका जो है पलायन जो है इस तरह से हुआ। उस समय करोड़ों हिंदुओं का मतलब 1 करोड़ से अधिक हिंदू उस समय मारे गए जब ये विभाजन की विभीषिका हुई थी इस देश में। तो उसके बाद योजनाबद्ध तरीके से उनको यहाँ रखा गया और इसीलिए जिन्ना ने ये कहा था कि लड़के लिया है पाकिस्तान, हंस के लेंगे हिंदुस्तान। और उसी के मूल में जो है लव जिहाद का एजेंडा जो है इस्लामिक जिहाद के प्रमुख टूल के रूप में आज उपयोग हो रहा है। और कई स्कॉलर ये भी कहते हैं, मुस्लिम स्कॉलर जो इनके उलेमा वगैरह हैं, कि भारत का जो गजवाए हिंद का जो सपना है वो अब हिंदू बच्चियों और औरतों की कोख से पूरा किया जाएगा। ये उनका रिकॉर्डेड स्टेटमेंट है। किसकी? इनके जो उलेमा हैं, मुस्लिम स्कॉलर्स हैं, वो अपनी तकरीरों में बड़ा स्पष्ट बोलते हैं। कोई है, कोई कहीं मिल जाएगा? डेफिनेटली अगर आप गूगल करेंगे तो शायद या यूट्यूब के ऊपर कहीं ना कहीं आपको ये मिल जाएगा। और उसी षड्यंत्र के तहत जो है लव जिहाद किया जाता है। अच्छा, ये काफी सुनियोजित है सब चीज। बिल्कुल बिल्कुल, ये ऐसा नहीं, वेल ऑर्गेनाइज्ड है। अच्छा। और मैं लगभग आप देख लीजिए कि 2026 चल रहा है, मैं 2006 से इस सारे विषय के ऊपर काम कर रहा हूँ। और 2006 से काम करते करते, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में ये विषय जो है लोगों के लिए आम नहीं था। शुरू में जब हम इन विषयों पे बात करते थे तो लोग हमें बोलते थे कि अरे ये पागल हो गए हैं ये लोग, ऐसा होता है क्या? ऐसा कभी होता है सकता है या इस प्रकार। और मुझे ध्यान है कि 9-10 के आसपास जो है जब ये घटनाएं और अधिक बढ़ने लगी तो जहां जहां ये घटना होती थी वहां वहां केवल उस गांव तक ही वो सीमित रहती थी, क्योंकि सोशल मीडिया का जमाना नहीं था उस समय। और मीडिया में भी ये चीजें कम ही आती थी। और एक टैबू था हमारे समाज में कि अगर बाहर किसी को पता लग जाएगा तो बदनामी हो जाएगी। और इस कारण से बहुत से मामले तो रिपोर्ट भी नहीं होते थे। अच्छा। और पुलिस में एफआईआर तक नहीं होती थी बच्चियों के गुम होने की। तो उस कारण से जो है ये विषय जो है दबे के दबे रह जाते थे। लेकिन समय के साथ जैसे जैसे सोशल मीडिया का जमाना आया, क्योंकि मैं तो इतने लंबे समय से इन सारे विषयों पे काम कर रहा हूँ और हमारा एक अपना शोध है इन सारे और अनुभव है, मतलब जो हमने प्रैक्टिकल चीजें देखी हैं, तो उसके आधार पर मैं बात करूंगा। और आंकड़े भी मैं आपको तथ्यात्मक आंकड़े दूंगा। मैं तो चाहूंगा रिकॉर्डेड जो केसेस हैं, रिपोर्टेड केसेस। जी, ऐसा होता है कि कई कुछ ऐसा भी किसी के दिमाग में ये बात जरूर आ सकती है कि ये जो हम पॉडकास्ट कर रहे हैं आपके साथ, ये खाली पब्लिसिटी स्टंट तो नहीं है। मैं चाहूंगा कि आज जो आप हमसे बात करें वो आंकड़ों पे आधारित पर, इसी बस आंकड़े होने चाहिए। निश्चित तौर पर मैं आपको अगर आप आंकड़ों की बात करें तो मैं पिछले 10 साल के आंकड़े जो मेरे पास मतलब धरातल पर काम करते हुए हमारे पास आए, और शायद अगर आप पुलिस से भी वो आंकड़े मानना चाहें, मतलब हिमाचल प्रदेश पुलिस से, तो रिपोर्टेड केसेस मैं आपको दे सकता हूं। लेकिन जो वास्तविक आंकड़ा है लव जिहाद का और गुमशुदगी का हिमाचल प्रदेश में नाबालिग बच्चियों और महिलाओं का, वो इससे कहीं अधिक है, मतलब डबल भी हो सकता है। मतलब आप ये मान के चलिए कि अनुमानित अगर हम बात कर रहे हैं कि 1000 महिलाएं 1 वर्ष में गुम हुई हैं, तो वो लगभग आंकड़ा 1700-1800 के आसपास होगा, क्योंकि इतने केसेस तो रिपोर्ट ही नहीं होते, गायब हो जाती हैं बच्चियां। और मतलब माँ बाप जो है शर्म के मारे या समाज की एक जो हमारी रूढ़िवादी सोच है उसके कारण से उनको लगता है कि अगर हम बाहर मीडिया में या पुलिस में जाएंगे तो उससे हमारे परिवार की बदनामी होगी। इस प्रकार की मानसिकता रहती थी। लेकिन बीते वर्षों में, लगभग 4-5 वर्षों में ये ट्रेंड बदला है। और इसमें हमारे जो कार्यकर्ताओं का जो अनथक परिश्रम था, और हम लोग जो बार बार चिल्ला चिल्ला के बोल रहे थे कि भी ये हो रहा है, ये चल रहा है, तो उससे कहीं ना कहीं समाज में और सोशल मीडिया के माध्यम से भी काफी जागरूकता आई है। और अब जो है लोग इन विषयों को छुपाने के बजाय रिपोर्ट करना मतलब लोगों ने शुरू किया है। और यही वजह है कि पिछले 5 वर्षों में रिपोर्टेड केसेस की संख्या बहुत बड़ी है, दुगने से ज्यादा हुई है जो पहले होती थी। मुझे एक बात बताइए, मैं आपका ध्यान थोड़ा सा पीछे ले जाऊंगा। जैसे अभी हाल ही में मूवी रिलीज हुई है केरला फाइल्स 2 जी, क्या हिमाचल की कहानी वैसी ही है कि उतनी ही खौफनाक है हिमाचल के लव जिहाद की कहानी? क्या अभी कसर है कुछ? देखिए, जिन केसेस को हमने ट्रेस आउट किया है कई बच्चियों को, शायद ये 2020 या 21 का मामला था जब कोविड का टाइम चल रहा था। एक बच्ची बिलासपुर के जाहू के आसपास, मैं गांव का नाम नहीं लूंगा कि अब तो वो बेटी मतलब इस दुनिया ही नहीं रही,
क्योंकि उसके जो मेंटल ट्रॉमा था उस लव जिहाद के केस में उस बच्ची के ऊपर, हमने तो उसका पुनर्वास मतलब उसकी शादी भी करवाई हमने। और हम अपने हिंदू नौजवानों से मैं ये अपील करता रहा हूँ कि हमारे अपने कार्यकर्ताओं को मैंने कई बार ये अपील करी है कि अगर आप किसी ऐसी पीड़ित बेटी को अगर उसको जीवन को सहारा देते हैं तो इससे बड़ा पुण्य का काम, क्योंकि किसी के जीवन को संवारना, उसको एक नया जीवन देना, इससे बड़ा अच्छा काम कोई हो नहीं सकता। तो हमारे बहुत से कार्यकर्ताओं ने ऐसी जो लव जिहाद की पीड़ित बच्चियां हैं उनसे शादी भी की है और वो सुखी जीवन जी भी रही हैं। लेकिन जिस केस की मैं बात कर रहा हूँ ये 20-21 के आसपास का मामला है और उसका शायद एक इंटरव्यू किसी ऊना के पत्रकार ने किया था उस समय। लेकिन ये चीज़ें मीडिया में केरला स्टोरी में तो आज लोग आकर के खुल करके बोल रहे हैं वो, लेकिन हिमाचल की स्टोरी तो मैं 19 और 20 और 21 की बात कर रहा हूँ। उस समय तो केरला स्टोरी नाम का तो कोई मामला था ही नहीं। तो उस इंटरव्यू को भी अगर आप सुनेंगे तो जब मैं उस बच्ची के पिता के साथ क्योंकि बच्ची जब चली गई यहाँ से तो हम लोगों ने ढूंढने का प्रयास किया, एफआईआर हुई, तो उस बच्ची को पहले केरला ले जाया गया, फिर वहाँ से उसको 5-7 दिन वहाँ रखा गया, फिर वहाँ से वो जिहादी जो है उसको वापस रामपुर, उत्तर प्रदेश के रामपुर लेकर के आया। और जब लड़की वहाँ पहुँची तो उसे पता चला कि वो पहले से विवाहित है, उसके 3 बच्चे हैं और मुस्लिम है। लड़की को ये भी पता नहीं था कि वो मुसलमान है। और फिर उसको लड़की को जो है गौ मांस खाने के लिए और धर्म परिवर्तन के लिए बाध्य किया जाने लगा। और जब उसको प्रताड़ित मतलब पूरा परिवार मिलकर के प्रताड़ित करने लगा, वो मुस्लिम परिवार, तो लड़की ने कहीं से छुप करके अपने पिता के फ़ोन पर कॉल किया और हम लोगों को ये सूचना मिली, पिता से संपर्क हुआ तो मतलब गरीब परिवार, बिल्कुल अति गरीब परिवार था। और मतलब हम लोग यहाँ से, मैं खुद उस केस में यहाँ से गया था उस बेटी को लाने के लिए। और आप अगर उसका इंटरव्यू सुनेंगे तो शायद उसने इंटरव्यू में मेरा नाम लेकर भी कहा है कि कमल भाई जो है मेरे पापा के साथ उस परिवार के दरवाजे पर पहुंचे थे जाकर। तो जब हम वहाँ पहुंचे तो वो लड़की हमें बुरके में मिली। और मैं धन्यवाद देना चाहूँगा उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को कि उन्होंने इतना कठोर कानून उत्तर प्रदेश में लव जिहाद के विरुद्ध बनाया। वहाँ की पुलिस का मानस उन्होंने बदला। जब मैं उस बेटी को लेने गया तो हमें वहाँ पुलिस की भी मदद मिली। और एक डर था जिहादियों के अंदर कि अगर हमने इस बेटी को वापस नहीं भेजा तो शायद हमारे ऊपर कोई, जबकि वो मुस्लिम बहुल क्षेत्र था। आप कल्पना करिए कि हम ऑटो लेकर के गए और लगभग 20 किलोमीटर तक उस ग्रामीणांचल के क्षेत्र से जहाँ वो बच्ची थी, वहाँ से हम बुरके में उसको 20 किलोमीटर तक लेके आए, क्योंकि वो पूरा ऐसा लगता था कि हम कहीं पाकिस्तान में आ गए हैं। ऐसा इतना मतलब सघन बस्ती थी मुसलमानों की। और उसके बाद जो उस बच्ची की घर वापसी होती है, हम वापस लाते हैं। फिर हम उसके जीवन को ठीक करने के लिए, क्योंकि वो मेंटल ट्रॉमा में थी, तो उसकी शादी की व्यवस्था हमने करी। ऊना में उसकी शादी कहीं करवाई हमने एक अच्छे परिवार में। लेकिन वो लड़की जो है उस ट्रॉमा से नहीं निकल पाई और लगभग 7-8 महीने के बाद जो है उस लड़की ने सुसाइड कर लिया। कि वो चीज़ें मतलब जो उनके साथ उन 1-2 महीने के पीरियड में जो हो जाता है, हुआ, जो मानसिक प्रताड़ना और जो शारीरिक प्रताड़ना उन लड़कियों को मिलती है, उसके कारण से वो जीवन भर उभर नहीं पाती हैं उससे। और यही कारण था कि वो डिप्रेशन में वो लड़की चली गई, जबकि उसकी शादी करवाई हमने और बिलासपुर के मारवी में हमने उसकी शादी करवाई थी। और मैं खुद उसको आशीर्वाद देने के लिए अपने कार्यकर्ताओं के साथ गया था और उसने बड़ी खुश थी और बहुत चंचल थी बेटी। लेकिन आप देखिए ट्रैप कैसे हुई, एक चैटिंग ऐप के ऊपर जो है वो जिहादी उसको मिला और उस चैटिंग ऐप के ऊपर ही उसकी दोस्ती उसके साथ हुई। और उस ऐप के माध्यम से ही उनका संपर्क हुआ, फ़ोन नंबर एक्सचेंज हुए और बातचीत करते-करते जो है वो आगे तक बात बढ़ी। और उस केस में तो वो जिहादी हिमाचल आया भी नहीं। आप कल्पना करिए। नहीं, उम्र कितनी थी बेटी? बेटी की उम्र थी 19 साल। अच्छा, वो वहाँ सिर्फ चैट ही होता था। चैट होता था, वो चैट उनका लगभग 2-3 महीने तक चला। और लड़की जो है वो ब्यूटिशियन का कोर्स कर रही थी उस समय जब वो सारा चल रहा था। बहुत चंचल लड़की थी। तो वो चैट होती रही, वो बेटी ने बताया। अगर उसका इंटरव्यू कहीं आप ढूंढेंगे यूट्यूब या फेसबुक के ऊपर। मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ, मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि जो कमल गौतम जी जिस इंटरव्यू की बात कर रहे हैं वो इंटरव्यू हमने ढूंढ लिया है और बड़ी जल्दी आपको इसी चैनल पे मैं वो इंटरव्यू सुनवाऊंगा। वो इंटरव्यू किसी अन्य एक पत्रकार है उन्होंने लिया है। वो बच्ची हमारे साथ नहीं है, लेकिन उस इंटरव्यू को इस चैनल पे हम जरूर आपको बहुत जल्द सुनाएंगे जी।
तो जब वो बच्ची वापस आई फिर उसका हमने शादी करी, लेकिन वो डिप्रेशन में चली गई। हम क्योंकि हम लोग पूरा कोशिश करते हैं, हमारी टीम हिंदू रक्षा मंच की पूरी टीम की बच्चियों की काउंसलिंग करें और उनके साथ बातचीत करके उनको उस ट्रॉमा से निकालने की हम लोग पूरी कोशिश करते हैं। लेकिन दुर्भाग्य से मुझे उस बात का बहुत दुख है कि हम उस बच्ची को नहीं बचा पाए। और ऐसे अनेकों सैकड़ों केस हैं, मैं आपको सैकड़ों केस गिना सकता हूँ। एक केस मुझे सुन्नी का याद आ रहा है 2019 का। उसमें एक 18 साल की बच्ची, उस समय वो 17 साढ़े 17 साल की थी और शायद फर्स्ट ईयर में या प्लस 2 में पढ़ती थी। एक जिहादी उसको भगा करके यहाँ से ले जाता है और ना तो पुलिस उसको ढूंढ पाती है, लेकिन हमारा अपना एक संगठन का सिस्टम है। तो उस सिस्टम के माध्यम से हमने जब उसको ट्रेस किया तो वो बच्ची हमें लगभग 4 महीने के बाद हरिद्वार में मिली। और वो जिहादी जो है कहीं और का था और वहाँ वो हरिद्वार के आसपास कमरा लेकर के उसने लड़की को रखा हुआ था। तो जब वो लड़की हमने ट्रेस करी तो फिर हमने माता-पिता से संपर्क किया। सुन्नी की घटना है ये। और जब लड़की जब हमें मिली तो वो उस समय प्रेग्नेंट थी और लगभग 3 महीने की प्रेगनेंसी थी उसकी। जब चीज़ें हमें पता लगी तो पेरेंट्स को जब हमने संपर्क किया कि आपकी बेटी हमें मिल गई है, तो हम चाहते हैं कि आप उसको वापस लाना चाहते हैं। और हम लाने के लिए हमारी टीम तैयार थी। लेकिन मुझे बड़े दुःख के साथ कहना पड़ रहा है कि हम उस बच्ची को नहीं बचा पाए, वो नहीं वापस आ पाई क्योंकि माँ-बाप ने उस बच्ची को अपनाने से मना कर दिया। और हमारा दुर्भाग्य ये था कि हमारे संगठन के पास ऐसे संसाधन नहीं थे कि हम उस बच्ची को वापस लाते, उसके बच्चे को और उसको जो है हमको कहीं मतलब पुनर्वास उनका कर पाते। ऐसी हमारे पास संगठन के पास ऐसी कोई व्यवस्था नहीं थी। इसलिए उस केस को फिर हमें लेट डाउन करना पड़ा और वो बच्ची जो है फिर उसी दलदल में रही। तो ऐसे आपको ध्यान होगा अगर आप वो करेंगे एकता कुमारी का जो केस था जिसमें लड़की जो है वो कांगड़ा के देहरा से जो है 19 वर्षीय एकता थी, जिसको पढ़ने के लिए जो लुधियाना गई थी। और वहाँ जो है अमन बन करके एक शाकिब नाम का जिहादी जो है उसको मिलता है, उसको ट्रैप करता है और ट्रैप करके उसको अपने साथ भगा करके मेरठ ले जाता है और वहाँ उसका धर्मांतरण करने का प्रयास करता है। और जब बेटी मना करती है कि मैं मुसलमान नहीं बनूंगी, या जब उसको क्योंकि अधिकांश मामलों में क्या होता है कि बच्चियों को पता ही नहीं होता है कि वो अपनी पहचान छुपा करके उनको ट्रैप करते हैं, प्यार के झूठे प्रेम जाल में फंसाते हैं। तो वो जब एकता के केस में क्या हुआ कि जब उसको ले गए तो माँ-बाप को भी पता नहीं था कि बच्ची कहाँ है हमारी, क्योंकि 2019 की घटना है। तो जब माँ-बाप को पता लगा तो माँ-बाप पंजाब ढूँढने के लिए गए, वहाँ वो पार्ट टाइम जॉब भी करती थी। तो और बीकॉम में पढ़ रही थी वो बच्ची। तो जब वो मेरठ गई तो वहाँ जब उसके ऊपर धर्मांतरण का दबाव बनाया गया, फिर उसके साथ वहाँ रेप भी हुआ और परिवार के ही लोगों ने रेप करा, उसी मुस्लिम परिवार के लोगों ने, और ये ऑन रिकॉर्ड हैं सारी चीज़ें। और हाँ, रिपोर्टेड केस है। हाँ, बिल्कुल रिपोर्टेड केस है। और अचानक से फिर वो बेटी जो है गुम हो जाती है क्योंकि उसके साथ इतनी आपने मतलब परिवार के कई लोगों ने रेप किया उस मुस्लिम परिवार के उस बच्ची के साथ। और उस केस में बाद में वो लड़की गुम हो जाती है, लेकिन माँ-बाप और हम लोगों ने भी हार नहीं मानी कि हम ढूँढेंगे, क्योंकि हमें पता ही नहीं लग रहा था कि बेटी कहाँ है, ना पुलिस को पता लग रहा था। तो बाद में मतलब 1 साल के बाद जो है खेतों में जो है उसकी बॉडी जो है दबी हुई मिली, मतलब वो भी टुकड़ों में, मतलब हाँ। तो उसमें जो है फिर 1 साल के बाद खुलासा हुआ कि किस ढंग से पहले उसको रेप किया गया मुस्लिम फैमिली द्वारा वहाँ पे, और उसमें उनकी महिलाएं भी बराबर की भागीदार थी उस केस में, और उसमें बहुत से लोगों की गिरफ्तारी हुई थी। पहले जिसने उसको ट्रैप किया था उसने उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए, उसके बाद उसने अपने भाइयों को परोसा उसको, उसके दोस्तों ने उसके साथ रेप किया, और बाद में किसी और से उसकी शादी करवाने के लिए उन्होंने कोशिश करी, लेकिन लड़की नहीं मानी। तो और उसको गोमांस वगैरह खिलाने का भी प्रयास हुआ। जब लड़की ने रजिस्ट किया तो उन्होंने उसकी हत्या कर दी, और हत्या करने के बाद उसकी बॉडी जो है वो खेतों में दबा दी। तो 1 साल तक तो पुलिस ढूँढ नहीं पाई, लेकिन पुलिस ने 1 साल के बाद जो है उस केस को जो है यूपी पुलिस ने पटाक्षेप कर दिया उस केस का, और 1 साल के बाद जो खेतों से उसकी जो बॉडी थी डिस्पोज ऑफ हो गई थी, वो निकाली गई। फिर उसमें गिरफ्तारियाँ हुई। तो ऐसे ही ये जो दूसरा केस जो रामपुर वाला मैं आपको केस बता रहा हूँ 2021 का, जो जाओ के आसपास का था, उसमें भी अगर हम लोग समय पर नहीं पहुंचते, तो क्योंकि वो मुस्लिम परिवार की औरतें और मुस्लिम परिवार ये कह रहा था कि ठीक है तूने इसके साथ नहीं रहना है तो हम तेरी शादी यहीं किसी और मुसलमान से करवा देते हैं। अच्छा, मतलब इनका ये रहता है कि एक बार जो चली गई उसको वापस नहीं आने देना। और ये ऐसा दलदल है कि
हमारी बच्चियां ट्रैप तो हो जाती हैं, लेकिन जब वहाँ पहुँचती हैं और वो असहज हो जाती, क्योंकि हमारे यहाँ हिंदू सोसाइटी जो है ना वो बहुत खुलापन है, यहाँ पे बच्चियों को फ्रीडम है। और वो कॉलेज जा सकती हैं, मतलब जो उनका मन करता है वो कर सकती हैं। लेकिन वहाँ बड़ा कंजर्वेटिव सिस्टम है, वहाँ आप घर से बाहर नहीं निकल सकते। आपको बाहर भी निकलना है तो बुक्के में जाएँगे आप। और परिवार में भी मतलब वहाँ वो चीज़ें नहीं हैं जो हमारे परिवारों में जैसा होता है, वहाँ संबंध नाम की आपको पता ही है कि हलाला और ट्रिपल तलाक का विषय है। उसमें अगर एक बार तलाक हो गया तो उनके लिए मतलब वो चीज़ें बड़ी नॉर्मल हैं। लेकिन हमारा बच्चा अगर जिस माहौल में हमारी बच्चियाँ यहाँ पली-बड़ी होती हैं, तो वहाँ जाकर के वो बच्चियाँ फिर रोती हैं और जीवन भर उस नर्क में सड़ने के लिए मजबूर होती हैं या फिर मार दी जाती हैं। तो हमारा एक प्रयास रहता है कि हम अपनी बच्चियों को बचा करके वापस लाएँ, और मैं आपके आज के इस पॉडकास्ट के माध्यम से अपने सभी अभिभावकों से ये निवेदन करना चाहूँगा कि अगर आपकी बच्ची कहीं गुम हो जाए तो उस बच्ची को आप यूं ही मरने के लिए ना छोड़ें, उसको वापस लाएं, क्योंकि वो हमारी बेटी है। और उन सिसकियों को महसूस करें जो मैंने महसूस करी हैं। मैं उन माँओं की, उन पिताओं की वो सिसकियाँ मैं बता नहीं सकता कि क्या एक पिता के ऊपर बीतती है या एक माँ के ऊपर बीतती है, जब बच्ची 15-18 साल की बच्ची गुम होती है, और मतलब वो माँ बाप जिन्होंने इतने लाड प्यार से उस बुढ़िया को पाला होता है। अभी देखो आप, बिलासपुर का एक उदाहरण आपके सामने है, इन मस्जिद मदरसों से किस प्रकार की शिक्षा दी जा रही है। उसमें 5 वर्ष की बच्ची के साथ, और वो एडमिटेड है सारी चीज़ें कि उसमें बता रहे हैं लोग कि भी यहाँ इनके घर में मौलवी आते थे, और वो मौलवी इस शिक्षा को उनके बच्चों को देने का काम कर रहे हैं। अदरवाइज़ आप बताइए कि हमारा 10, 12, 15 साल का बच्चा ऐसा कुकृत्य क्यों नहीं करता है? कोई तो होगा जो उसको सिखा रहा है। तो ये ज़हरीली शिक्षा जो है, और हिंदुओं से घृणा करने की जो शिक्षा है इनकी मस्जिदों और मदरसों से, ये जो बाहर से आकर के देवबंद के मौलवी यहाँ बैठे हैं, वो देने का काम कर रहे हैं, और इस सारे अभियान को षड्यंत्रपूर्वक चलाने का काम इन्हीं मस्जिदों और मदरसों से किया जा रहा है। तो उस बच्ची के साथ आप, तो मैंने कल आपका वीडियो भी देखे, 2-3 दिन से देख रहा हूँ मैं। तो वो 5 साल की बच्ची थी और ये जो मुस्लिम लड़का था ये 15 वर्ष का था। जी। तो अब क्या आगे क्या हुआ इसमें? आगे उसमें पुलिस ने गिरफ्तार किया है उसको, और गिरफ्तार करके जो कानून सम्मत कार्रवाई बनती है, अब आपको पता ही है हमारे देश का कानून इतना लचीला है कि उसमें एक नाबालिग मान करके जो एक अपराधी को जो है उसमें छूट दे दी जाती है। वो 2-3 साल के बाद छूट करके आ जाएगा, लेकिन आप उस मानसिकता का क्या करेंगे? जो मानसिकता इस उम्र में उसके दिमाग में चली गई है, उसको तो आप नहीं बदल सकते। तो वो जानते थे एक दूसरे को, या घर आस-पास था, या कैसे हुआ है? घर आस-पास था, मतलब एक ही गाँव में, मतलब उनके आप ये मान के चलिए कि 50 मीटर दूर उस लड़के का घर था, उस बच्ची के घर से। तो आप कल्पना करिए कि किस प्रकार का मतलब मानस ये लोग अपने बच्चों का तैयार कर रहे हैं, और कैसे ज़ॉम्बीज़ के बीच में हम लोग रह रहे हैं, और हमें और आपको पता ही नहीं है कि ऐसे मानसिक रोगी जो है हमारे आस-पास ही घूम रहे हैं, लेकिन हम उनको चिन्हित नहीं कर पा रहे हैं। सबसे बड़े दुर्भाग्य की बात हिंदू मेरे तो यही बात मैं आपसे करने आया हूँ, और यही बात हमारे जो पेरेंट्स, मैंने आपको कहा कुछ पेरेंट्स की मेरे साथ था, कुछ टीचर्स ने मेरे से बात की कि आप बताइए कि लज्जी हाथ में इनका टैक्टिक्स क्या रहते हैं बच्चों को। आप देखिए, मुझे लगता है कि पेरेंट्स भी सुन रहे हैं आपको, कुछ बच्चे भी सुन रहे होंगे, और जागरूक बच्चे तो ज्यादा सुन रहे होंगे, और समाज भी सुन रहा है। तो मुझे बताइए कि क्या करना चाहिए, ट्रैप कैसे किया जाए? तो आपके पास केसेस हैं, उन्हें आप बताइए कि इस केस में ये ऐसे ट्रैप हुआ, इस केस में, ताकि देखिए फॉर्मूलाज जो है वो, मुझे लगता है जो जो तरीके हैं वो ज्यादा में नहीं होते हैं, कुछ 5-7 तरीकों से ही ट्रैप हो जाते हैं बच्चे। तो वो बताइए आप। देखिए, बहुत से केसेस जो हैं, इससे पहले अगर 2015 और 17 से पहले का अगर हम आंकड़ा लें, मैं अभी आंकड़े भी दूंगा आपको ईयर वाइज, कहाँ कब कितना क्या घटना कम हुआ है। तो उसमें क्या था कि ये जो बाहर से व्यापार के नाम पर लोग यहाँ आ रहे थे, फेरी वाले आते हैं आपके गांव-गांव में घूमते हैं आकर के और सामान बेचने का काम करते हैं। तो ये एक मोडस ऑपरेंडी के तहत जो है इन सारे कामों को करते हैं। क्योंकि हमने एक ट्रायल देखा कि ये जो फेरी वाले बाहर से आते हैं मुसलमान, ये आपके घरों में तब आएँगे जब घर का पुरुष घर पर नहीं होगा, और ये संडे वाले दिन आपको कभी आपके घरों में आते हुए नहीं मिलेंगे। जिस दिन पुरुष काम के लिए घर से बाहर गया होगा, जिस दिन आपके घर पर जो है महिला अकेली है, बच्ची अकेली है, उस दिन ये आकर के वहाँ सामान बेचने का काम करेंगे, और बड़ी योजना से आपके परिवार के बारे में पूछेंगे, कितने बच्चे हैं, बेटी है, क्या कर रही है, और इतना
आपके साथ ऐसा घुल मिलने का ये लोग ड्रामा करेंगे और इतने शहद से मीठे होकर के आपसे बात करेंगे, आपको लगेगा कि ये तो बहुत अच्छे लोग हैं, इनसे अच्छा तो कोई हो ही नहीं सकता। और हमारी माताएं बहनें जो हैं वो गांव की बहुत भोली होती हैं। और क्योंकि देखिए हिंदू समाज को अतिथि देवो भव का जो हमारा मंत्र है उसके ऊपर हम ये मान के चलते हैं कि जैसे हम हैं वैसा ही सामने वाला है और सभी हैं। तो उस कारण से बहुत सी महिलाएं उसमें ट्रैप में आ जाती हैं। आपके परिवार की जानकारी लेंगे, आपका पति क्या करता है, आपका बेटा क्या करता है, कितने बच्चे हैं, बच्ची है या बच्ची पढ़ रही है तो कहाँ पढ़ रही है। इस प्रकार की जानकारियाँ वो जुटाने का काम करते हैं और वहीं से वो सारी चीज़ें होती हैं। आप देखिए एक केस हमने पकड़ा एक फेरी वाले को हमीरपुर में हमारी टीम ने पकड़ा अभी पिछले ये लगभग 1 डेढ़ महीना पहले। तो मैं कहूँगा कि हमारे पंचायत के प्रधान के पास इतनी महिलाओं के और लोगों के नंबर नहीं होंगे, जितने मतलब उस फेरी वाले की डायरी में मिले, उस क्षेत्र के, उस एक तहसील के या गलोड़ तहसील का मामला है हमीरपुर का। 700 हिंदू महिलाओं के नंबर और उनकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स और उनके घरों के एड्रेस जो है उस फेरी वाले मुसलमान के पास हमने हमारे कार्यकर्ताओं ने बरामद किए। और उसने लिखा हुआ है ये चिंकू की मम्मी से 500 रुपया लेना है, पिंटू की मम्मी से 200 लेना है, फलाने की औरत से इतना लेना है। तो एक प्रकार से आप सोचिए कि एक फेरी वाला, और जब हमने कैलकुलेट किया तो लगभग उसका 3 से 4 लाख रुपए जो है उधार में ही दिख गया हमें। तो एक फेरी वाला 4 लाख का उधार बांट करके कैसे आपके क्षेत्र में घूम रहा है? आप कल्पना करिए कि 4 लाख 5 लाख का उधार उसकी डायरी में लिखा गया है और आपके ही क्षेत्र का है। एक प्रधान के पास जो है 50 लोगों के नंबर नहीं होंगे पूरी पंचायत के, और एक फेरी वाले के पास जो है 700 से ज्यादा नंबर उसकी डायरी में लिखे हुए मिले हमारी महिलाओं के, और केवल महिलाओं के नंबर थे वो। तो आप कल्पना करिए कि वो ट्रैक कितना, और वो नंबर कहाँ से कहाँ सप्लाई होंगे, उनकी मस्जिदों में जाकर के वो कैसे उनको चिन्हित करते हैं। क्योंकि एक इनका जो काम करने का तरीका है, क्योंकि जब आपके पास डाटा कहीं से किसी क्षेत्र का आ जाता है तो उसको डेटाबेस के आधार पर आपने किस फैमिली को टारगेट करना है और कैसे टारगेट करना है वो योजनाबद्ध तरीके से मस्जिदों में किया जाता है। उसमें देखिए फैमिली का इकोनॉमिकल बैकग्राउंड भी ये चेक करते हैं। अगर कोई परिवार गरीब है तो उसकी बेटी को टारगेट कर लेंगे, थोड़ा सामान दे करके, ये करके, वो करके, बहू को टारगेट कर लेंगे। तो ये चीज़ें जो हैं बड़ी योजनाबद्ध तरीके से होती हैं, और इसमें मैं अपने समाज की भी गलती मानता हूँ कि हम इन विषयों के ऊपर कभी खुल करके अपने परिवार में, अपनी महिलाओं के साथ, अपनी बहनों के साथ, अपनी बच्चियों के साथ बातचीत ही नहीं करते हैं। और यही रीज़न है कि इनके लिए ऐसी जो महिलाएं और बच्चियां हैं वो आसान टारगेट, सॉफ्ट टारगेट्स नहीं। और देखिए किसी भी समाज को अगर आपने समाप्त करना है तो उसकी जो मातृशक्ति है, अगर आपने उसको टारगेट कर लिया, क्योंकि मातृशक्ति किसी की समाज की और परिवार की धुरी होता है। जिस परिवार में महिला अगर किसी पीड़ा में है, किसी दुख तकलीफ में है, या वो टारगेट के ऊपर है, तो वो परिवार जो है बर्बाद होने में उसको ज्यादा समय नहीं लगता है। और वही थ्योरी जो है एक समाज के ऊपर भी इम्प्लीमेंट होती है। अगर हमारी महिलाएं सशक्त होंगी, वो जागृत होंगी, वो निश्चित तौर पर ये चीजें रुकेंगी। और योजनाबद्ध तरीके से महिलाओं को ही टारगेट किया जाता है। और देखिए इसमें गलती मैं अपने समाज की भी मानता हूँ। ये लोग उन परिवारों को टारगेट करते हैं जहाँ पुरुष में भी कमजोरी होती है। कमजोरी इस महीने में, मान लीजिए कोई नशा करता है पुरुष, घर में आकर के मारपीट करता है, उसकी पत्नी को टारगेट कर लेंगे, उसके साथ जो है बातचीत करेंगे, अपना बढ़ जाएगी करेंगे फिर ना, और वो एक टारगेट हो जाएगा। किसी परिवार की कोई बेटी अगर बाहर रह रही है, हॉस्टल में है या बाहर है, वहाँ अलग तरीके से टारगेट कर लेंगे। कई बार तो हमने ये भी देखा है कि मस्जिदों से इनकी बाइक्स को पेट्रोल और बाइक्स फंडिंग की जाती है, लड़कों को कॉलेज के बाहर घूमते हुए पाए गए। हमारी टीम ने पिछले 2-3 साल पहले हमने एक अभियान चलाया था पूरे हिमाचल प्रदेश में कि जितने भी कॉलेज हैं उसके बाहर हमने अपने कार्यकर्ताओं को लगा करके योजनाबद्ध तरीके से ऐसे जो रोमियो टाइप बन करके वहाँ बाइकें लेकर के घूमते थे, उनकी अच्छे से सेवा करने का एक अभियान हमने लिया था। उसके बाद से काफ़ी चीज़ें रुकी हैं, नहीं तो वो चीज़ें हमने। और आप देखिए कि बाइक लेकर के वो घूम रहा है, उसको लड़की को घुमाएगा। अब ये आयु, एक तो क्योंकि हम बात नहीं करते हैं, संवाद परिवार में नहीं होता है, और परिवार प्रबोधन की कमी है, क्योंकि परिवार में जब चर्चा ही नहीं करेंगे, बात ही नहीं करेंगे और इन खतरों के बारे में अवेयर नहीं करेंगे, तो निश्चित तौर पर कोई भी अनजाने में ट्रैक्स में फंसेगा। तो एक तो ये चीज़, और दूसरा मैं ये मतलब जो केसेस हमने देखे इसमें कि परिवार में कई बार ये होता है कि फाइनेंशियल कंडीशन कमजोर है, उस वजह से भी कई बार वो महिलाओं को ट्रैप में ले लेते हैं। इसके साथ साथ जो सिंगल जो वीमेन्स हैं, है ना, वो चाहे वर्किंग वीमन है ना, मतलब कोई लड़की बाहर अकेली नौकरी कर रही है, जैसे एकता का केस मैंने आपको बताया अभी 2019 का,
डेरा का, तो उस वैसी लड़कियों को टारगेट करेंगे, या विडो जो महिलाएँ हैं, है ना? मतलब छोटी एज की 32-33 साल की, उनको टारगेट कर नहीं, मैंने ये बताइए थोड़ा-सा कि टारगेट करने का तरीका क्या रहता है? उसमें जैसे जहाँ अगर आपके पास कोई जो प्रमाण है तो वो बताइए मेरे पास। जो रिपोर्टेड केसेज़ आप बता रहे हैं ना, जी। जो अगर आपके पास कुछ ऐसे हैं तो बताइए कि कैसे जैसे एक्स, वाई, ज़ेड किसी भी महिला को कैसे ट्रैप किया गया और कैसे? जैसे आपने एकता की कहानी बताई या सुन्नी की बताई, तो मुझे लगता है कि जब लोग मिलती-जुलती कहानी को देखते हैं, इस समय हम आपके साथ पॉडकास्ट कर रहे हैं। मैं मान सकता हूँ, मुझे विश्वास है कि इस टाइम भी कोई लड़की ट्रैप में फँसी होगी या फँसने जा रही होगी, फँसाया जा रहा होगा, किस्सा चल रहा होगा। हमें तो फिर खबर मिलेगी कि फ्रिज में टुकड़े-टुकड़े करते हुए मिली या घर में 4 टुकड़ों में मिली। तो हम उसे बचा सकते हैं अपने एपिसोड के ज़रिए। दिक्कत क्या है कि अपने समाज में ये जो आधुनिकता के नाम पर जो आधुनिकता हम अपने बच्चों में एक खुलापन का जो एक हवा वामपंथियों द्वारा और अपनी जो सेकुलर लोग हैं वीमन फ्रीडम के नाम पर जो एक परोसा जा रहा है, वो इसका बहुत बड़ा कारण है। हमारी लड़कियों को लगता है कि अगर पिता ने टोक दिया, भाई ने टोक दिया, तो वो मतलब उनको बंधन लगने लग जाता है कि वो चाहे उनके भले के लिए टोक रहे हैं। तो वो जो मानसिकता है वो कहीं न कहीं उनको इस जाल में फँसाने के लिए एक बहुत बड़ा कारण है। और दूसरा, जब बच्ची को आप अपने परिवार में जब आपका आत्मिक एक-दूसरे के साथ लगाव नहीं होगा, संबंध नहीं होगा, बच्ची आपसे खुल कर के बात नहीं कर रही है, तो आप ऐसे ट्रैप्स को आइडेंटिफ़ाई नहीं कर पाएँगे। तो पिता का, भाई का, बहन का, माँ का, सबका आपस में जो है संवाद। आप बताइए, हमारे बच्चों में संस्कारों की कमी इसलिए हो गई है। आप कितने परिवार हैं आज जो शाम को मिल कर के बैठ कर के, जिस परिवार के बूढ़े, बच्चे और 3 पीढ़ियाँ एक साथ मिल कर के भोजन करती, आज वो ट्रेंड नहीं रह गया। नहीं है। तो कहीं न कहीं ये जो परिवारों में विघटन हुआ है और एकल परिवार की जो व्यवस्था आई है, सिंगल फैमिली की, मैं, मेरी पत्नी और मेरा बच्चा, इसके कारण से भी ये घटनाएँ जो है बढ़ गई हैं, क्योंकि बड़ा-बूढ़ा कोई आपके परिवार में आपको समझाने वाला नहीं है। और आपको उस प्रकार से आपकी परवरिश करने वाला, जो पहले क्या होता था कि जब जॉइंट फैमिलीज़ होती थी तो उसमें चाचा, ताया, चाची, ताई, मासी, दादा, दादी, सब बुआ सब होते थे, और वो उस बच्चे का जो उस माहौल में जो बच्चा बड़ा होता था, वो सारे इमोशंस को सीख करके और एक आत्मीयता का, अगर मान लो माँ-बाप के साथ उसकी आत्मीयता नहीं है, तो हो सकता है दादा-दादी के साथ हो, चाचा-चाची के साथ हो, तो वो शेयर करता था अपनी चीज़ें, और वो शेयरिंग में जब वो रहता था तो वो उस माहौल में हम और आप भी तो बड़े हुए हैं। तो आज वो चीज़ कहीं न कहीं अपने समाज में लैक कर रही है, और उस चीज़ के कारण भी ये चीज़ें बढ़ रही हैं, क्योंकि आपके परिवार में क्या हो रहा है, वो आपके परिवार के ही लोगों को पता नहीं है। क्योंकि हम बात ही नहीं कर रहे हैं इन सारे विषयों के ऊपर। हम कभी पूछते नहीं है बच्चे को कि अगर हमारी आज बच्चों के हाथ में हमने एंड्रॉयड, और आज सबसे बड़ा खतरा तो ये जो सोशल मीडिया है, बहुत से केसेस हमने जो बच्चियां रेस्क्यू की उनमें, क्योंकि मैंने जाहू का केस दिया तो वो एक चैटिंग ऐप के माध्यम से, और मैंने कहा कि वो लड़का यहाँ आया भी नहीं, उसने उसको केवल जो है बस के लिए पैसे भेजे किराए के लिए, 5000 रुपया उसने जो है ट्रांसफर किया उसके गूगल पे के नंबर के ऊपर, उसको चंडीगढ़ बुला लिया और वहां से जो है लेकर के वो उसको चला गया। आप सोचिए मतलब किस प्रकार का, मतलब एक कितने किस लेवल की मतलब योजना, मतलब ये काम करने के लिए लगे हुए हैं। तो ऐसे बहुत से और भी केसेस हैं जिनमें मतलब बच्चियां ट्रैप हुई हैं। आपके मंडी में भी तो अभी दो बच्चियां गुम हुई थी, उनको पुलिस लेकर के आई है। और इसके अलावा पहले ये होता था कि वो फिजिकली यहाँ आते थे, अब तो मतलब इस फोन ने और सोशल मीडिया ने ऐसा खासकर इंस्टाग्राम के ऊपर बहुत सी लड़कियां हमारी टारगेट होती हैं, और भी कई चैटिंग ऐप्स हैं जिनके ऊपर जो है बिना जाने पहचाने हमारी बच्ची, और हम दिक्कत क्या है कि जब हम इन विषयों के बारे में अवेयर नहीं होंगे तो हमें ये भी पता नहीं होगा कि इसके कंसिक्वेंसेस क्या होंगे। बिल्कुल, तो उस वजह से जो है कहीं ना कहीं अवेयरनेस की कमी के कारण जो है हमारी बच्चियां इसमें ट्रैप होती हैं, और विवाहित महिलाएं भी ट्रैप होती हैं। विवाहित महिलाओं का एक एक केस मैं आपको बताऊंगा कि कुछ लोगों ने अपने घर में जो है मुसलमानों को किराए पर दुकानें और कमरे दे करके रखे होते। बिलासपुर का केस है और रिपोर्टेड केस है। और उस केस में जब हमारी टीम, उस केस होने से लगभग 6 महीने पहले, 2020 का केस है, 6 महीने पहले जब हमारी टीम उस परिवार में भी, और बहुत धनाढ्य परिवार,
मतलब जिनकी इनकम करोड़ों में, महीने की करोड़ों में इनकम है जिनकी, मैं नाम नहीं लूंगा लेकिन वो पता है सबको, अगर बिलासपुर के लोग मुझे सुनेंगे तो उनके ध्यान में आ जाएगा मामला। 4 साल के बेटे को लेकर के वो महिला जो है गुम हो जाती है एक दिन अचानक से। नहीं, बेटा किसका था? तो बेटा हिंदू परिवार का? हाँ, हिंदू परिवार का बेटा था और वो किराएदार? किराएदार रहते थे वहाँ पे 15-20 मुसलमान। और वो महिला जो है अपने बच्चे को लेती है, और आप देखिए कि वो क्रेडिट कार्ड परिवार का उसके पास था महिला का, तो वो उस क्रेडिट कार्ड को लेके चली जाती है, और अर्की के पास आसपास उसकी लोकेशन हमें मिलनी बंद हो जाती है। जब हमने पुलिस से बात की तो उसका मोबाइल फ़ोन जो है वो अर्की के आसपास कहीं स्विच ऑफ हो जाता है, और उसके बाद जो है लगभग 3-4 दिन तक हमें पता ही नहीं चलता कि है कहाँ महिला, और परिवार इधर-उधर भागता रहता है। क्योंकि जब हमने, हमारे वहाँ के कार्यकर्ताओं ने उस परिवार को समझाने की कोशिश करी थी, तो उसी परिवार ने हमारे कार्यकर्ताओं को ये कहते हुए कि तुम लोग सांप्रदायिक हो, तुम लोग हिंदू-मुसलमान करते हो, ऐसा कुछ नहीं है, और ये तुम लोगों के दिमाग का फितूर है। मतलब इस घटना से 6 महीने पहले की घटना बता रहा हूँ मैं आपको। तो इस प्रकार से उनको वहाँ से मतलब ठीक है, ठीक। भगा दिया था कार्यकर्ताओं। आपके बंदों को यस, हमारे जो हिंदू रक्षा मंच की टीम थी, उन्होंने मतलब वो समझाने गए? कह गए थे कि आप इनको यहाँ से निकाल दीजिए, नहीं तो कल को कुछ भी दिक्कत हो सकती है। क्योंकि हम उनकी गतिविधियाँ देख रहे हैं, हमें पता है कि वो किस प्रकार से ट्रैप करते हैं। तो लेकिन वो परिवार नहीं माना, और उसके ठीक 6 महीने के बाद वो घटना सामने आ गई कि उनकी घर की इकलौती बहू जो है अपने 4 साल के बच्चे के साथ गुम हो जाती है। तो जब फिर वो परिवार भागता है, पुलिस के पास भागता है, पुलिस के बाद जो है वो विधायक के पास जाता है, वहाँ के स्थानीय विधायक के पास जाता है। लेकिन जिस व्यक्ति ने, अब विधायक ने कभी उनको तो लफ्ज़ याद का एबीसी भी पता नहीं है, तो वो क्या करेंगे उस विषय के ऊपर? तो वो ज़्यादा से ज़्यादा पुलिस को बोल सकते हैं। तो विधायक भी उसमें कुछ नहीं उनकी मदद कर पाए। फिर वो वहाँ के जो जिला परिषद के उपाध्यक्ष थे उनके पास गए, उस वार्ड के जो जिला पार्षद थे उनके पास गए, तो उन्होंने कहा कि देखो जी, मैं तो इसमें कुछ मदद नहीं कर सकता, लेकिन हाँ, एक संगठन है जो आपकी मदद कर सकता है, वो है हिंदू रक्षा मंच। आप एक बार उनके कार्यकर्ताओं से मिलिए जा करके, और हट फिर के उस परिवार को हमारे उन्हीं कार्यकर्ताओं के पास आना पड़ा, जिन कार्यकर्ताओं को 6 महीने पहले उन्होंने ये कह करके वहाँ से निकाल दिया था अपने घर से कि आप लोग सांप्रदायिकता फैला रहे हैं और हिंदू मुसलमान कर रहे हैं, जबकि हम लोग बड़े भाईचारे के साथ यहाँ रहते हैं। तो फिर हम तो चलिए उस काम को कर रहे हैं, हमने तो उस विषय को उस ढंग से, हम अपने समाज को गले लगाने का काम करते हैं, वो ठीक है, समाज गाली भी दे रहा है, कोई बात नहीं। बाद में उस परिवार को उस गलती का एहसास हुआ, और फिर हमने पुलिस से बात करी, एसपी से मेरी खुद बात हुई। जब उसका फ़ोन बंद हो गया तो फिर हमने जो उसका क्रेडिट कार्ड वो यूज़ कर रही थी शॉपिंग के लिए, उसको ट्रैक करना शुरू किया पुलिस ने, और पहले उसकी लोकेशन दिल्ली आई, दिल्ली के बाद उसकी लोकेशन मुंबई आई, और यहाँ से पुलिस की टीम और हमारे कार्यकर्ता जो है मुंबई के लिए गए। वो तो संपन्न परिवार था, तो परिवार ने जो है सारा हवाई खर्चे का जो भी खर्चा आपको दिया, हाँ, वो खर्चा जो है उन्होंने टिकट-विकेट करके सारा वो किया, पुलिस टीम के लिए भी और हमारे लिए भी। तो गए वहाँ, और जब हम मुंबई पहुँचे तो वहाँ मतलब जिस स्थान पर वो महिला लोकेट हो रही थी, वो ऐसा था कि वो सघन मुस्लिम बस्ती थी, और 2 किलोमीटर के एरिया में ही 4-5 मस्जिदें वहाँ थी। तो जब उस लोकेशन तक मुंबई पुलिस को लेकर के गए, फिर मुंबई पुलिस भी उतना वहाँ का जो हमारा संगठन था मुंबई का, वहाँ के अध्यक्ष से मेरी बात हुई, तो वहाँ उन्होंने कुछ कार्यकर्ता हमें डिप्लॉय किए अपने वहाँ। वो कार्यकर्ता फिर अंदर गए उस बस्ती में, अन्यथा पुलिस भी कई बार इनकी बस्तियों में जाने से कतराती है और नहीं जाती है शाम को 5-6 बजे के बाद। लेकिन हमारे संगठन के कार्यकर्ता वहाँ गए, और जिस लोकेशन पे उस महिला को रखा गया था, वहाँ जब पहुँचे तो ये पता चला कि वो पिछली रात को ही वहाँ से निकल चुकी है। ओहो! और फिर वहाँ से हमारी टीम बैरंग लौटी, फिर उसकी दिल्ली रेलवे स्टेशन पे एक ट्रांजैक्शन ट्रेस आउट हुई उस महिला की। फिर वहाँ से दिल्ली हमारी टीम वापस आई। दिल्ली से फिर अगला जो वो था, वो कासगंज यूपी में जो है उसकी लोकेशन हमें मिली। तो टीम फिर दिल्ली से एक टीम फिर यहाँ से और भेजी गई, पुलिस की भी, हमारे कार्यकर्ता भी कुछ गए यहाँ से गाड़ियों में, और यूपी के कासगंज से उस महिला को लगभग 15-20 दिन के बाद जो है हम लोग रिकवर करके लाए। आज वो महिला अपने परिवार में रह रही है। तो इस प्रकार की घटनाएं होती हैं। सेफ थी महिला। मतलब ये मैं ईश्वर का धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने उस बच्चे को भी कुछ नहीं किया, बच्चा भी सेफ रहा। नहीं तो ऐसे केसेस में ये होता है कि बच्चे को या तो बेच दिया जाता है कहीं, या मार दिया जाता है, और महिला का कहीं दूसरी जगह। तो ये लेकिन मैं तो इसको गॉड ग्रेस ही मानूंगा कि वो छोटा सा नन्हा सा प्यारा सा बच्चा भी सुरक्षित रहा, और वो महिला भी सुरक्षित हुई थी, और आज वो अपने परिवार में है।
और ऐसे ही बहुत सारे केसेस हैं, रिपोर्टेड केसेस हैं जो मतलब, तो मैं तो ये कहता हूँ कि भाई अगर आप बीमारी को अपने घर में रखेंगे तो बीमारी तो आपको लगेगी। आप अपनी दुकान मकान अगर ऐसे लोगों को देंगे तो कभी ना कभी, अब आप सांप पालेंगे तो और उससे ये उम्मीद करेंगे कि वो डसेगा नहीं, तो ये संभव नहीं है। सांप को जब भी मौका मिलेगा वो आपको डसने का काम करेगा। ये तो हिंदू समाज को सोचना है कि हमने सांप पालना है या नहीं पालना है। तो मेरा ये मानना है कि इस विषय के ऊपर अपनी बच्चियों से खुल कर के बात करें। वो किससे मिल रही हैं, कहाँ मिल रही, मैं उनके ऊपर अंकुश लगाने की बात नहीं कर रहा हूँ। लेकिन उनसे खुल कर के इस विषय के ऊपर चर्चा करें अपनी। और देखिए बहुत से केसेस में ये होता है कि घर का जो पुरुष है वो बाहर नौकरी कर रहा है कहीं। पीछे से आपके घर में कौन आ रहा है, मैंने आपको बताया कि मतलब हर रविवार के दिन नहीं आएँगे, बाकी दिन आएँगे। तो वो भी एक देखने का विषय है, उसके ऊपर भी समाज को सजग रहना चाहिए। और दूसरी बात कि आपके बच्चे सोशल मीडिया जो प्रयोग कर रहे हैं, उस सोशल मीडिया में वो किससे मैसेजिंग कर रहे हैं, कौन सामने, क्योंकि देखिए सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफ़ॉर्म है, उसमें आप ये पता ही नहीं लगा सकते कि सामने वाला कौन है। वो महिला है, पुरुष है, बाकी मुसलमान और हिंदू की तो बात ही दूर की है। क्योंकि कौन किस नाम से आईडी बना कर के वहाँ बैठा है, फेसबुक के ऊपर, इंस्टा के ऊपर, वो आप लोग कभी भी पता नहीं कर सकते, तो बच्चे कहाँ से पता कर पाएँगे? बिल्कुल। तो इसलिए सोशल मीडिया का जो प्रयोग है, बहुत सँभल कर के करना चाहिए हमारे बच्चों को भी, और माता-पिता को भी विशेष रूप से उनके जो आईडीज़ हैं, कभी भी आपके बच्चे का फ़ोन लॉक नहीं रहना चाहिए अगर आपने अपने बच्चे को फ़ोन दिया है। मैं तो ये आग्रह करता हूँ कि फ़ोन देना ही नहीं चाहिए बच्चों को। और जब वो एक पढ़ने की स्टेज में है, 10th में है, 9th में है, 8th में है, +1 +2 में है, उस समय एंड्रॉयड फ़ोन की क्या आवश्यकता है उसको? तो इस चीज़ का विशेष ध्यान हमारे माता-पिता जो हैं, अभिभावक जो हमें सुन रहे हैं, उनको रखना चाहिए। और उनकी जो सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं, उनकी भी ट्रैकिंग हमें समय-समय पे करनी चाहिए। और कभी भी अगर आपका बच्चा आपसे, अगर वो अपने फ़ोन को लॉक रख रहा है, तो ये मान के चलिए कि वो उसमें कुछ न कुछ छुपाने का काम कर रहा है ना? तो इसलिए मतलब उसका फ़ोन अगर आपने दिया है उसको फ़ोन, तो वो फ्रीक्वेंटली आपको यूज़ करने के लिए दिया जाना चाहिए। तो और आपकी पत्नी भी अगर आपका अपना फ़ोन लॉक्ड रख रही है, तो उसमें भी मैं कहूँगा कि पति को सजग हो जाना चाहिए कि ऐसा क्या है उसमें कि वो फ़ोन लॉक रह रहा है। ये बात मैं दर्शकों को देखिए, मैं कमल जी को बीच में रोक रहा हूँ। ये जो लव जिहाद है, ये सिर्फ बच्चियों तक सीमित नहीं है, और जो आज हमें सुन रहे हैं उन्हें इनकी बात ध्यान से सुननी चाहिए। जो पति पत्नी है, वो किसी वर्ग के भी हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ इसमें वर्ग, मैं कोई नहीं देख रहा हूँ कि वो नवविवाहित है या मिडिल एज है या कोई भी। पति पत्नी में भी आप ध्यान रखिए इस बात का कि अगर आपकी पत्नी भी अगर आपका फोन, अपना फोन लॉक रख रही है, तो उसमें भी आपको बैठ के बात करनी चाहिए और उसमें नजर रखनी चाहिए, क्योंकि लव जिहाद में अक्सर देखा गया है कि जो मैरिड वुमेन्स हैं उनको भी टारगेट बनाया जाता है। चलिए हाँ, कमल जी, इसमें बताइए कोई, अगर आपके पास कोई उदाहरण है तो वो भी बताइए हमारे को। देखिए एक उदाहरण जो है इसका बिलासपुर ज़िले का है, एक उदाहरण हमीरपुर का है, जिसमें वो विवाहित महिला जो है उस ट्रैप में आई। और कैसे आई? एक्चुअली वो जैसे वहाँ वो काम काम करने के लिए वो लोग वहाँ आए थे। और काम जैसे आपके 4 लेन का काम चल रहा है और बाकी जो प्रोजेक्ट्स हैं, तो वहाँ से लोग आते हैं काम करने के लिए कई कंपनियों के ठेकेदारों के माध्यम से। तो उसी ढंग से वो संपर्क में आई उनके, और धीरे-धीरे फ़ोन के ऊपर उनकी बातचीत होने लगी। और पति उसका इतना अच्छा, मतलब बहुत बहुत मतलब सुलझा हुआ। उम्र भी बताइए आप महिला की। उम्र उसकी लगभग 30 वर्ष के आसपास थी, 30-31 के आसपास थी। और वो पति बेचारा, क्योंकि देखिए अक्सर हमारे हिंदू परिवारों में क्या होता है कि जो पुरुष है ना, वो अपने परिवार का भरण-पोषण करने के लिए दिन-रात मेहनत करने में लगा होता है। फिर उसका ध्यान ही नहीं होता इन चीज़ों की तरफ। कोई तो ऐसा भी हो सकता है। हाँ, ऐसा हो सकता है। वो या तो अपने बिज़नेस में कहीं बिज़ी है, या अगर कोई दिहाड़ी कर रहा है, वो दिहाड़ी लगाने में व्यस्त है। बेचारा सुबह निकलेगा, हाड़-तोड़ मेहनत करेगा, शाम को लौटेगा थका-माँदा। तो उसको पता ही नहीं है कि उसके पीठ पीछे जो है उसके घर क्या किया जाए? क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। और कोई बाहर नौकरी कर रहा है तो वो उस केस में भी ऐसा हो सकता है। तो मेरा कहने का भाव ये है कि आप अपने परिवार को भावनात्मक रूप से जोड़ करके रखिए। उनसे संवाद करिए। कई बार ये भी होता है कि परिवारों में जो है कई दिनों तक आपस में बातचीत ही नहीं हो पाती। अगर आपके कोई मनमुटाव भी हैं, तो उन मनमुटावों को बैठ कर के निपटाइए। खासकर मैं पति-पत्नी की बात कर रहा हूँ। और इन विषयों को मतलब खुल कर बात, क्योंकि देखिए
महिलाओं को भी ये पता नहीं होता कि हम किस नर्क में जाने वाली हैं। उनको उनको ऐसे सपने दिखाए जाते हैं, ऐसा मतलब उनको एक ऑरा क्रिएट किया जाता है इन लोगों के द्वारा, क्योंकि फंडिंग होती है तो पैसा करके खर्च आ रही है। आपकी पत्नी को हो सकता है कोई महंगा फ़ोन ला करके दे दे, कोई और चीज़ गिफ्ट दे दे, उससे वो महिला जो है उसके ट्रैप में आ जाती है। और जब एक बार ट्रैप में वो आ गई और यहाँ से वो चली गई, तो फिर उसके हाथ में कुछ भी नहीं रहता। फिर वो जो चाहेंगे वो करेंगे और परिवार के हाथ में भी कुछ नहीं रहता है। तो इसी ढंग से वो महिला मतलब ट्रैप में आई और महीना डेढ़ महीना उनकी आपस में बातचीत होती रही, वो करा और लास्टली फिर जो है वो यहाँ से उसको बाइक के ऊपर लेके गए और हमने सीसीटीवी वगैरह भी उस क्षेत्र के खंगाले, तो क्योंकि रात को वो लोग यहाँ से निकले थे तो ज़्यादा कुछ उसमें हम अच्छा, उसको बाइक पे ले गए? बाइक पे ले गए और उसमें वो बाइक भी बिना नंबर प्लेट की थी, तो कुछ आइडेंटिफाई हम कर नहीं पाए। लेकिन बाद में वो महिला लगभग 1 महीने के बाद जो है दिल्ली से हमने रिकवर करी थी। तो ऐसा ही सुरक्षित थी। हाँ, सुरक्षित थी, लेकिन ये था कि उसको जो है एक प्रकार से देह व्यापार के धंधे में धकेल दिया गया था जब हमने उसको रिकवर किया। तो और ड्रग्स एडिक्शन में डाल दिया गया था उसको, मतलब को है ना? उसको ड्रग्स वगैरह दिया जा रहा था और उस ढंग से वो तो जब रिकवर करी, मतलब तो पति के साथ था और मतलब हमने फिर दोनों की काउंसलिंग करी, क्योंकि ऐसी स्थिति में जब आप वापस लाते हैं तो कई बार परिवार जो स्वीकार नहीं करता है। और देखिए, जब वो महिला एक बार चली जाती है तो कई बार तो कई बच्चियां खुद ही मना कर देती हैं कि मेरा परिवार, मेरे माँ बाप मुझे स्वीकार। उनके मन में एक पूर्वाग्रह पहले से ही रहता है कि अब मैं वापस कैसे जाऊंगी, किस मुंह से मैं उस समाज के बीच में बैठूंगी जाकर के, किस मुंह से मैं अपने रिश्तेदारों में, अपने माता पिता के साथ जो है बातचीत करूंगी, परिवार के साथ रहूंगी, या मेरा परिवार मुझे स्वीकार नहीं करेगा। वो एक उनके मन में धारणा पहले से ही बन जाती है और वो ऐसे चक्रव्यूह में फंस जाती हैं कि उनके पास वही मतलब घुट घुट करके मरने के अलावा उनके पास कोई विकल्प बच नहीं जाता है। तो इसलिए मैं परिवार से बार-बार आग्रह करता हूँ कि अगर आपके परिवार की कोई बेटी, कोई महिला अगर गुम होती है, तो उसको यूँ ही मत जाने दें। उसका जीवन नर्क होने से बचाएँ, उसको बचाने का पूरा प्रयास करें और कोशिश करें कि तुरंत जो है पुलिस में एफआईआर दी जाए, पुलिस भी अपना काम करे और हम लोग भी मतलब जैसे हिंदू संगठनों का जहाँ-जहाँ आप सहयोग ले सकते हैं, वो लेना चाहिए, अगर आपके क्षेत्र में कोई हिंदू संगठन है। और सबसे बड़े दुर्भाग्य की बात ये है कि जो लोग इन कामों को कर रहे हैं हिंदू संगठन, अधिकांश हमारे ही लोग उन हिंदू संगठनों के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगाने का काम करते हैं बहुतायत में। तो कहीं न कहीं मुझे ये लगता है कि हमें अपने संगठनों को सबक बनाना चाहिए, उनको संबल देने का काम करना चाहिए, चाहे वो किसी भी रूप में हम करें। तो ऐसी घटना जो है हनीपुर की हुई, तो उसमें भी फिर वो महिला बाद में सुरक्षित आ गई, वापस मिल गई हमें। और बहुत सी ऐसी घटनाएँ जिनमें महिलाएँ मिली नहीं आज तक। अनेक ऐसी घटनाएँ, मैं अगर आंकड़े आपको बताऊँ, मैं मेरे पास जो है आंकड़े हैं वर्ष 2015 का, अगर मैं हिमाचल प्रदेश का आंकड़ा आपको बताऊँ, तो इसमें जो महिलाएँ हैं वो 731, और ये आंकड़ा जो है वो है जो रिपोर्ट हुआ है। लेकिन वास्तविक आंकड़ा इससे कहीं ज़्यादा अधिक है। तो ये जो रिपोर्टेड केसेज़ हैं गुमशुदगी के, वो मैं बता रहा हूँ। इसमें 731 जो है आपकी 2015 में महिलाएँ गुम हुई थी और 192 नाबालिग बच्चियाँ गुम हुई थी 2015 में। 2016 में 842 महिलाएँ जो हैं आपकी गुम हुई थी और 205 नाबालिग बच्चियाँ गुम हुई थी। 2017 में 925 महिलाएँ आपकी गुम हुई थी और 236 नाबालिग बच्चियाँ गुम हुई थी। 2018 में 1071 महिलाएँ आपकी हिमाचल प्रदेश से गुम हुई थी और 258 जो है नाबालिग बच्चियाँ गुम हुई थी। 2019 में 1148 महिलाएँ हिमाचल प्रदेश से गुम हुई थी और 301 नाबालिग बच्चियाँ जो हैं उस समय गुम हुई थी। 2020 में, क्योंकि कोविड काल था, उस समय आंकड़ा थोड़ा कम आ रहा है, नीचे हुआ, 870 महिलाएँ फिर भी गुम हुई और 288 जो है नाबालिग बच्चियाँ जो हैं हमारी उस समय फिर भी गुम हुई। 2021 में 1225 महिलाएँ जो है हिमाचल प्रदेश से लापता हुई, 444 नाबालिग बच्चियाँ हमारी उस समय गुम हुई। 2022 में 1314 महिलाएँ गुम हुई और 396 नाबालिग बच्चियाँ गुम हुई। ये तो वो केसेज़ हैं जो रिपोर्टेड हैं। बहुत से ऐसे केसेज़ हैं जिनमें हिंदू रक्षा मंच के कार्यकर्ता काम कर रहे हैं, हमारे कार्यकर्ताओं ने जिनको और ऐसे भी बहुत से मामले हैं
जो जिनमें FIR नहीं हुई, वो हमने बच्चियों को पहले ही मतलब उनको रिकवर कर लिया। बचा कर भी हमारे जैसे अभी मैंने आपको पिछली बार एक उदाहरण दिया था कि एक बच्ची दालाघाट से गुम हुई थी, तो केतपुर के आसपास से हमारे कार्यकर्ताओं ने बिना पुलिस कंप्लेंट के ही उसको रिकवर करने का काम किया। बाद में उसमें फिर पॉस्को में और दूसरी धाराओं में मामला दर्ज हुआ और वो उसमें अपराधी जो है पुलिस की कस्टडी में लिया गया। तो ऐसे बहुत से मामले हैं और उसके बाद का जो अनुमानित आंकड़ा है, और आप देखिए कि 2020 के बाद एक ट्रेंड बदला है जो हमारे पास जो हमारी टीम का जो सर्वे है उसमें ये चीज़ ध्यान में हमारी ये आई कि 2020 के बाद जो रिपोर्टिंग केसेस के जो मामले थे वो बढ़ गए अचानक से। उसका कारण कई बार लोगों को लगता है कि शायद क्राइम बढ़ गया। मैं ये मानता हूँ कि क्राइम बढ़ा नहीं है, अवेयरनेस बढ़ी है, क्योंकि इस विषय के ऊपर हम बड़े लंबे बहुत लंबे टाइम से चिल्ला के अपने लोगों को समझाने का प्रयास कर रहा है कि भाई ये एक बहुत बड़ा खतरा है, इसको समझिए। और मैं आग्रह करता हूँ कि जब भी कोई ऐसी घटना होती है तुरंत पुलिस के पास जाइए और पुलिस में FIR रजिस्टर करवाइए, ताकि पुलिस जो है व्यवस्थित तरीके, क्योंकि देखिए हिंदू संगठन अपने स्तर पे हमारी एक ह्यूमन इंटेलिजेंस होती है, हम उसके आधार पर काम करते हैं। पुलिस के पास जो है टेक्नोलॉजी है ना, तो जब ह्यूमन इंटेलिजेंस और टेक्नोलॉजी दोनों, और देखिए हमारे संगठन का पुलिस से चोली दामन का साथ है। मैं सच्चाई आपको बताऊं, कई बार आपके यहाँ से पद्धर से एक गुमशुदगी का मामला आया था और हमारी यहाँ की पुलिस जो है उसको ढूंढने गई। जब उत्तर प्रदेश में वो पुलिस गई तो वहाँ उनको कोऑपरेटिव की एग्जैक्ट लोकेशन जो है वो ढूंढ नहीं पा रहे थे। तो जो अधिकारी यहाँ SHO थे उन्होंने मुझे स्पेशली फ़ोन किया कहीं से मेरा नंबर लेकर के कि ये 2020 की बात है, कोविड के दौरान की, कि भाई साहब ऐसा ऐसा मामला हुआ है और हम उत्तर प्रदेश में कहीं बरेली के आसपास वो थे, तो हमें आपकी मदद चाहिए, आपके संगठन की। अगर आप कुछ मदद, कुछ कार्यकर्ता हमें यहाँ लोकल उपलब्ध करवा दें तो उनकी मदद से हम चीज़ों को कर सकते हैं। और हमने अपनी जो पुलिस की टीम यहाँ से गई थी उनके रहने की व्यवस्था भी वहाँ अपने लोगों को बोल करके करवाई, और उस बच्ची को ट्रेस करने के लिए भी हमारी टीम वहाँ ह्यूमन इंटेलिजेंस लगा करके हमारे कार्यकर्ताओं ने 2 दिन के अंदर अंदर उस बच्ची को वहाँ खोज निकाला और वो पुलिस की टीम जो है उसको लेकर के वापिस यहाँ पदर आई। तो ये मतलब हिंदू रक्षा मंच कोई ऐसा नहीं है कि मतलब समाज से अलग है। हिंदू रक्षा मंच समाज का ही संगठन है, लेकिन हम अपने कार्यकर्ताओं को इस प्रकार का प्रशिक्षण दिया है, क्योंकि जो बातें मैं आज आपसे कर रहा हूँ ये बातें बंद कमरे में हम हमारे कार्यकर्ताओं से हम करते हैं। कैसे क्रैक करना, कैसे ह्यूमन इंटेलिजेंस लगाना किसी विषय के ऊपर, और कैसे जो है पुलिस की मदद दे करके उनका सहयोग कैसे करना, कैसे पुलिस की मदद देनी, कैसे सहयोग करके जो है उस विषय को, उसकी सही परिणति अपने समाज के पक्ष में हो, इस दिशा में काम करना। तो हमारे प्रशिक्षित कार्यकर्ता इसको अच्छे ढंग से आते हो। आपको कभी धमकी भी मिली की तरफ से, कोई ऐसे खतरा भी आपको ऐसा लगा? देखिए जब हम इस काम को करते हैं तो धमकियाँ सोशल मीडिया के ऊपर तो बहुत मिलती रही हैं, मैसेंजर के ऊपर बहुत गालियाँ मुसलमान लिखते रहे हैं, बहुत सी कई बार जान से मारने की धमकियाँ देते रहे हैं, गला काटने की धमकियाँ देते रहे हैं। और मैंने आपको पिछली बार बताया था कि इन्हीं चीज़ों से पीड़ित होकर के मुसलमानों ने 102 करोड़ का मानहानि का मामला मेरे ऊपर शिमला हाई कोर्ट में डाला हुआ है। और अभी 2-3 दिन के बाद जो है उसका हियरिंग है। तो मतलब ये तो देखिए, जब हम अपने समाज को बचाने के लिए और जो उनके षड्यंत्र हैं उनको जब हम एक्सपोज करेंगे तो डेफिनेटली जिसका षड्यंत्र रिटेलिएट तो करेंगे ही, वो आपको रिटेलिएशन में इस प्रकार की धमकियां तो मिलेगी। देखिए मैं वो कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग उस चीज़ की वेल अवेयर हैं और हमारी पूरी तैयारी रहती है। मैंने तो एक बार मेरे एक सार्वजनिक वक्तव्य में मैंने कहा था कि अगर किसी में दम हो तो हमारे हिंदू रक्षा मंच के किसी कार्यकर्ता को हाथ लगा के बताए, तो हम बताएंगे फिर कि किस ढंग से उपचार किया जाता है। तो हमारा कोई कार्यकर्ता इनकी धमकियों से ना घबराता है ना डरता है। और दूसरी बात है कि ये डरी हुई कौम है। ये काफिर तो याद को बोलते हैं। हाँ, तो हम हमें काफिर बोलते हैं, वो ठीक है, वो इनकी पुस्तक में लिखा गया है। और ये वो लोग हैं जिनके बाप दादाओं ने तलवार के डर से सलवार पहनने का काम किया। और अगर आप इनकी पिछली हिस्ट्री निकाल करके देखेंगे तो कोई 100 साल पहले मुसलमान बना है, कोई 50 साल पहले बना है, कोई 150 साल पहले बना है। तो ये कोई ऐसा थोड़ी अरब से चल कर यहाँ आए, ये सारे अतीत के डरपोक हिंदू हैं जो आज मुसलमान बनकर के गोल टोपियां डाल करके जो ऐसे ये आप कहते हैं, मानते हैं हिंदू ही है सारा। हाँ, ये सब हिंदुओं की औलादें हैं सारी। इससे पहले 2-4 पीढ़ी पहले सब इनके बाप दादा जो है हिंदू थे।
अभी सेटअप है। हाँ, किसी का बाप श्यामलाल था, किसी का रामलाल था। आज वो मोहम्मद बन करके घूम रहे हैं, शाकिब बन करके, अब्दुल बन करके घूम रहे हैं। और ये कोई मैं कोई नई बात नहीं बोल रहा हूँ। बहुत से के अपने नेताओं ने ये बात स्वीकार की है। तो ये कोई, और दूसरी बात ये है ना कि मुझे ये वैसे बोलना नहीं चाहिए क्योंकि ये ट्रांसजेंडर के लिए हो सकता है थोड़ा सा ऑकवर्ड लगे, लेकिन एक कहावत है कि सुंदर महिला से ज्यादा जो है एक जो हिजड़ा है वो ज्यादा ठुमके लगाता है। तो वही स्थिति मुसलमानों की है। हिंदुस्तान के ये जो सब कॉन्टिनेंट में रहने वाले, इस पाकिस्तान, बांग्लादेश और भारत में रहने वाले मुसलमान है, वही इनकी स्थिति है। अरब वाले इस प्रकार की घटनाएं नहीं करते हैं, वो उनका माइंडसेट ऐसा है ही नहीं। ये खुद को मुसलमान साबित करने के लिए और खुद को बड़ा कट्टर दिखाने के लिए कि हमसे ज्यादा बड़ा मुसलमान कोई नहीं है, इस प्रकार के षड्यंत्र और इस प्रकार की घटनाओं को अंजाम देते हैं, क्योंकि इनकी अपनी आइडेंटिटी नहीं है ना। ये एक्चुअली मुस्लिम कौम जो है भारत की, वो अपने आइडेंटिटी क्राइसिस से जूझ रही है, क्योंकि उनकी स्वीकार्यता नहीं है, बाहर भी नहीं है और यहाँ भी नहीं है। तो ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है और इसको समझने की आवश्यकता है। और आप देखिए, मैं आंकड़े आपको दे रहा था, तो 2023, 24, 25 और अब तक वर्तमान में जो अनुमानित आंकड़े हैं, अभी फैक्चुअल फिगर हमारे पास नहीं आया है, लेकिन जो अनुमानित आंकड़े हैं वो गुमशुदा महिलाओं के 5300 से 5600 के बीच का आंकड़ा है इन पिछले लगभग 2 सालों का, जो पिछले 2 साल है। और इसमें 2350 से लेकर के 2570 अप्रोक्सीमेट जो है नाबालिग बच्चियां इसके अलावा जो हैं वो हिमाचल प्रदेश से गुम हुई हैं। अभी ये इसके बाद मेरे को लगता है साल 6 महीने में ये वेरीफाई भी हो जाएगा। तो ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो, और मैं आपको ये भी बता दूंगा कि मेरे पास ये भी हमारे तथ्य हैं कि भी किस जिले में सबसे ज्यादा गुमशुदगी की घटनाएं हुई, और वो क्रमवार मैं आपको बता सकता हूँ। मेरे पास वो आंकड़ा है क्योंकि हम लोग इस फील्ड में काम कर रहे हैं। तो इसमें ये है कि अगर 2023 से 25 का आंकड़ा लूँ तो सबसे ज्यादा अधिक गुमशुद महिलाएं और लड़कियां जो गुम हुई हैं वो मंडी जिला, आपके मंडी जिला से हुई हैं। दूसरे स्थान पर शिमला जिला है, तीसरे स्थान पर कांगड़ा है। तो यही क्रम है आगे तक। मंडी जिला वालों को तो ये बिल्कुल ध्यान से हमारा एपिसोड सुनना चाहिए और उस पर काम भी करना चाहिए, सचेत भी रहना चाहिए। और इसमें जो मंडी जिला है उसमें 660 से लेकर के 720 के बीच का ये आंकड़ा है शायद। शिमला में 630 से 690 के बीच का आंकड़ा है, और कांगड़ा का 570 और 630 के बीच का ये आंकड़ा है, समहाउ मतलब एवरेज। और अगर 2020-22 की बात करें तो उस समय जो है शिमला में सबसे ज्यादा घटनाएं हुई थी 1055, और मंडी में 1049 और कांगड़ा में 941। तो ये तो मैंने 3 जिले जो प्रमुख जिले हैं जहाँ ज्यादा है। तो इसके अलावा जो है अगर सोलन चौथे नंबर पर सोलन जिला आता है, जिसमें बद्दी और नालागढ़ का क्षेत्र जो औद्योगिक क्षेत्र है, वहां से ज्यादा बच्चियां और महिलाएं गुम हो रही हैं जो वर्किंग वीमेंस हैं वहां पे। तो उस कारण से सोलन जो है इसमें गौतम जी, गांव और शहर ऐसा भी कुछ है कि सब जगह बराबर ही खेल है? नहीं, इसमें देखिए टारगेटेड गांव के लोग ज्यादा है, लड़कियां, बच्चियां, महिलाएं, कि शहर की? देखिए इसमें क्या है कि ऐसा स्पेसिफिक हमने आंकड़ा को नहीं निकाला है, लेकिन फिर भी क्योंकि ग्रामीण अंचल का हिमाचल की जो डेमोग्राफी हो ग्रामीण अंचल में ज्यादा है, तो रिपोर्टेड केसेस ग्रामीण क्षेत्र के ही ज्यादा है। और 5वें नंबर पर इसमें सिरमौर जिला आता है, जहां सबसे ज्यादा गुमशुदगी की घटनाएं हुई हैं। और 2 जिले हमारे ऐसे हैं हिमाचल प्रदेश में जहां लीस्ट मतलब घटनाएं हुई, कोई इक्का दुक्का घटना हुई है या हुई नहीं है, और वो है पहले नंबर पर लाहौल स्पीति है और दूसरे नंबर पर किन्नौर है। और अब इसका भी एक कारण है, रीच से बाहर अंकी नहीं रीच से बाहर होना कारण नहीं है। वहाँ की जो सोसाइटी है किन्नौर की और लाहौल स्पीति की जो सोसाइटी और कल्चर है, उन्होंने अपने कल्चर और ट्रेडिशन को पकड़ करके रखा हुआ है। कंजर्वेटिव सोसाइटी है वहाँ की, बंद सोसाइटी है किन्नौर की और लाहौल स्पीति की। वहाँ ये ठीक है, अब किन्नौर में तो महिलाओं को सबसे ज्यादा फ्रीडम है, महिलाएं परिवार का मुखिया होती है, तो लेकिन आप देखिए वहाँ ये घटनाएं कम है क्योंकि वो अपने ट्रेडिशंस के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करते हैं, और यही रीजन है कि वहाँ ये घटनाएं कम हुई हैं। इसके अलावा अगर मैं आपको इसमें अगर आप मेरे से ये जानना चाहें कि प्रतिशत क्या है, तो मैं प्रतिशत भी आपको बता सकता हूँ। इसमें मुझे थोड़ा सा आंकड़ा निकालना पड़ेगा मेरे पास। इसमें देखिए लड़कियों में मतलब जो गुमशुदगी की आयु है 15 वर्ष से 24 वर्ष तक की जो लड़कियां हैं वो सबसे ज्यादा बड़े टारगेट के ऊपर होती हैं, 15 वर्ष से लेकर के। इसमें
70%, 60 से 70% जो गुमशुदगी के मामले हैं वो इन्हीं के होते हैं। 15 से 24। 15 से 24 के बीच में। हाँ। और 25 वर्ष से ऊपर जो है 20 से 25% होता है, और 15 वर्ष से कम की जो है वो 10 से 15% के बीच तो अथवा ही ना। हाँ, एक प्रकार से वो रहता है। तो ये एक आंकड़ा है जिसमें मतलब जिस प्रकार से ये खेल चल रहा है। और अगर 12 वर्ष से लेकर के 18 वर्ष की आयु एज ग्रुप में हम देखें तो सबसे हाईएस्ट जो गुमशुदगी की घटनाएं हैं वो इस एज ग्रुप में होती हैं, वो है 78%। 78% जो है बहुत बड़ा आंकड़ा है। तो इसलिए मुझे लगता है कि, और ये आंकड़े मतलब कोई हमारे आंकड़े नहीं है, ये आप सरकारी वेबसाइट के ऊपर भी जाएंगे तो वहां से भी आपको ये उपलब्ध हो जाएंगे। ये हमारी अपनी रिसर्च है जिसके आधार पर हम इन विषयों के ऊपर बात कर रहे हैं। और दूसरी बात, मैं एक चीज और कहना चाहूंगा कि ये जो लव जिहाद है ये एक प्रकार का हिंदू समाज के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। और इस चैलेंज से निपटने के लिए अब आप बोलेंगे कि क्योंकि आपने प्रश्न किया कि कहाँ से ये शुरू होता है, तो शुरू होने के बहुत सारे अड्डे हैं इसके। आपका सैलून है, महिलाएं जो सैलून में जाती हैं वहाँ क्योंकि हमने पीछे हमारे संगठन ने एक अभियान चलाया था कि भाई यूनिसेक्स सैलून जो है वो उसमें जो है अगर महिलाओं के लिए भी आपने रखा है तो उसमें महिला का होना आवश्यक है। हमने कई जिलों में वहाँ के जिलाधीशों से ये आदेश पारित करवाया है कि अगर कोई महिलाओं के लिए सैलून चला रहा है तो उसमें महिला का होना बहुत आवश्यक है। और अभी बहुत से सैलून जो है वो ऐसे चल रहे थे इससे पहले, और अधिकांश सैलून जो है बाहर के ये विधर्मी मुसलमान चलाने का काम कर रहे हैं। वहाँ जो है ये क्या करते हैं कि फ़ोन नंबर एक्सचेंज हो जाते हैं सैलून में, और वहीं से फिर ये लव जिहाद का उपक्रम जो है शुरू हो जाता है और वो अपने ट्रैप में लेना शुरू कर देते हैं। दूसरा जो सबसे बड़ा अड्डा है वो है टेलरिंग, जो महिलाओं की जो टेलरिंग का काम करते हैं वो भी एक लव जिहाद का एक बहुत बड़ा कारण है। वहाँ से महिलाओं के नंबर एक्सचेंज होते हैं, वो सारी चीज़ें चलती हैं। और इसके साथ-साथ जो है आप ये देखिए कि जितने भी इनकी जो शॉप्स हैं, मनियारी की शॉप्स हैं, दूसरी शॉप्स हैं, अगर बाहर का मुसलमान कर रहा है तो वहाँ हमें सचेत होने की आवश्यकता है। आप देखिए कि किस मानसिकता के हैं, मैं एक उदाहरण दूँगा। हमारे कोई हिंदू महिला अपने पति के साथ जो है एक टेलर की दुकान के ऊपर, मुस्लिम टेलर की दुकान के ऊपर जाती है, और ये बड़ा मिसकंसेप्शन है हमारी महिलाओं में कि वो आप सुन लेंगे अपने शहर की में भी कि वो अब्दुल तो बड़ी अच्छी फिटिंग करता है, उसका तो काम नो डाउट कि मतलब टेक्निकली ये लोग साउंड होते हैं, लेकिन हमें भी तो सोचना चाहिए कि हम कहाँ जा रहे हैं, किस दिशा में बढ़ रहे हैं। तो आप देखिए कि वहाँ 3 मुसलमान अंदर बैठे हुए हैं, चौथा जो है उस महिला का नाप लेने के लिए आया है, उसका पति बाहर उस दुकान के बाहर खड़ा है और वो किसी हमारे मित्र से ही बात कर रहा है। क्योंकि जो हमारे साथ काम करते हैं वो इन सारे विषयों के ऊपर सजग हो चुके हैं, जागरूक हो चुके हैं, तो वो उसी दृष्टिकोण से चीज़ों को फिर देखते हैं। तो उन्होंने क्या, जो जिन्होंने मुझे ये घटना सुनाई, उन्होंने क्या अनुभव किया कि जो अंदर 3 बैठे हुए थे, जब वो काउंटर के ऊपर चौथा उसका नाप लेने के लिए आया तो वो कोहनी का इशारा करके देख 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 कैसे ये नाप लेगा, और देखना कैसे अच्छे से नापेगा ये यार। तो इस प्रकार की मानसिकता के लोगों के पास जब हमारी माताएं, बहनें और बच्चियां मतलब अपना टेलरिंग का काम करवाने जाती हैं, वो मतलब एक गलत मंशा से उनको टच भी करते हैं और नंबर भी एक्सचेंज होते हैं, और वहीं से ये सारी शुरुआत हो जाती है। तो हम लोगों को इसके ऊपर भी विचार करना चाहिए कि हम किससे सामान ले रहे हैं और किसकी दुकान में हम जा रहे हैं। ये सारी चीज़ें हमें देखिए, जब इन्होंने पहलगाम में हमला किया था हमारे हिंदू परिवारों के ऊपर जो वहाँ घूमने गए थे, तो उनका धर्म पूछ करके, और जिनका धर्म आइडेंटिफाई नहीं कर पाए उनकी पैंट खुलवा करके देखा गया था कि ये हिंदू है या मुसलमान है, और तब फिर गोली मारी गई थी। तो क्या हमारा हिंदू समाज इतना निर्लज हो गया है कि हम जो है अपना सामान, अपना व्यापार मतलब ऐसे लोगों के साथ करने में हमें कोई संकोच नहीं आ रहा? इसके ऊपर भी हिंदू समाज को विचार करना चाहिए कि किस प्रकार जो है आपकी बेटियां जो है इनके लिए चारा हैं, और एक एक प्रकार का धंधा है। बाकी पिछले पॉडकास्ट में मैंने कहा था कि किस प्रकार से अंग प्रत्यार्पण के लिए जो है उनका प्रयोग किया जाता है, एक एक बच्ची, एक एक महिला गृह में बेची जाती है। तो ये छोटा चैलेंज नहीं है, ये बहुत बड़ा चैलेंज है, और माँ बाप को इस विषय के ऊपर बहुत जागरूक होकर के इन विषयों के ऊपर काम करना चाहिए। और कहीं न कहीं मैं तो सरकारों से भी ये आग्रह करता रहा हूँ, बड़े लंबे टाइम से मैं ये डिमांड करता रहा हूँ अपने हिमाचल प्रदेश की सरकारों से कि इन विषयों के ऊपर संज्ञान लें, और संज्ञान लेकर के इस प्रकार के कानून यहाँ बनाए जाएँ ताकि ये घटनाएँ रुकें। और
पुलिस को वो पावर हो। आज पुलिस के पास ऐसा कोई कानून नहीं है जिसमें वो लव जिहाद की घटना को रजिस्टर कर सके। पुलिस केवल जो है एक गुमशुदगी की रबड़ ही डाल सकती है। सबसे बड़ी विडंबना ये है, और पुलिस उस एंगल से जांच भी नहीं कर पाती है। समस्या ये है, पुलिस के हाथ बंधे हुए हैं। पुलिस के अधिकारियों से जब हम बात करते हैं कि तो ये कहते हैं कि भाई साहब इसमें कैसे हम कर सकते हैं जब इसमें कोई कानून ही नहीं है इस दिशा में। तो धर्मांतरण का कानून है, लेकिन मैं ये कहता हूँ 2022 में सरकार ने बनाने का काम किया था, उसको अमेंड करने का काम किया था, लेकिन मैं उसको टूथलेस मानता हूँ। वो किसी भी काम का नहीं है। आज तक मुझे नहीं लगता कि उस कानून के अंतर्गत कोई भी रिपोर्टेड केस जो है जस्टिस तक पहुंचा हो, क्योंकि जब आपके कानून में दांत ही नहीं है तो बिना दांत का कानून आप दिखावे के लिए क्या करेंगे उसका। तो इसमें तो बिल्कुल कठोरतम कानून बनना चाहिए, और उसमें 0% का मतलब लूप होल रहना चाहिए इनकी बचने के लिए। तब हमारी बच्चियां बचेंगी, तब हमारी महिलाएं बचेंगी। और ये केवल इतना षड्यंत्र नहीं है, ये जो षड्यंत्र है ये आपके प्रदेश की डेमोग्राफी को बदलने का षड्यंत्र है। आप देखिए कि मैंने आपको हिमाचल स्टोरी तो सुना दी, केरला स्टोरी तो आप लोग अब देख रहे हैं, लेकिन हिमाचल की स्टोरी के ऊपर मुझे काम करते हुए 20 साल हो गए, और 20 सालों में हमने बहुत सी बच्चियों को बचाने का काम किया। आज वो बच्चियां अपने परिवारों में अपने पतियों के साथ, अपने बच्चों के साथ सुरक्षित हैं, मतलब हंस खेलते हुए अपना जीवन बिता रही हैं। और आज भी जब मैं कभी मिलता हूँ, बहुत सी बच्चियां ऐसी भी हैं, बहुत सी महिलाएं ऐसी हैं, वो आज भी रक्षाबंधन के ऊपर मेरे को राखी भी भेजती हैं, और मतलब संपर्क में हैं, लेकिन हम उनकी आइडेंटिटी कभी रिवील नहीं करते हैं, क्योंकि ताकि उनके जीवन के ऊपर, उनके पारिवारिक और सामाजिक जीवन के ऊपर कोई दुष्प्रभाव ना पड़े। उस चीज़ का हम विशेष ध्यान अपने संगठन में रखते हैं। और डेमोग्राफी बदलने का षड्यंत्र देखिए किस प्रकार से चल रहा है कि आज अगर एक मुसलमान आपकी लड़की को यहाँ से भगा कर के ले जाता है, तो 10 साल के बाद अगर वो उसी लड़की को, क्योंकि अब ये दूसरे मोड में आकर के इस काम को करने के, ये तो पहले वाले मोड तो जो तो मतलब व्यापार के उसमें इन्होंने ले गए, उनको तो ठीक है, लेकिन कुछ ऐसी भी हैं मतलब उनको ये अपने पास रख, कई तो 2-2 शादियां हिंदू लड़कियों से, मतलब कई मुसलमानों ने शादी की है, और अगर 2 शादियां हैं तो दोनों ही हिंदू हैं, टारगेटेड है। तो उसमें क्या है कि भविष्य में आने वाले समय में आप देखिए, यहाँ कोई बाहर का व्यक्ति हिमाचल प्रदेश में जमीन नहीं खरीद सकता, भूमि नहीं खरीद सकता। तो योजनाबद्ध तरीके से जो हमें इनपुट मिली है, हमारे संगठन ने जो स्टडी करी है, उसके आधार पर ये बहुत बड़ा खतरा आने वाले टाइम में हिमाचल के लोगों के ऊपर आने वाला है कि आपकी जो बेटी आज एक मुसलमान के साथ भाग गई है, हो सकता है 10 साल के बाद वो मुसलमान आकर के उसी लड़की के नाम, एक तो बहुत से केसेस मैं आपको बता दूंगा जो जिसमें लव जिहाद हुआ था और हिंदू लड़की थी, और उस लड़की के नाम पर हिमाचल प्रदेश में ही उस मुसलमान ने जमीन खरीदी, वो यहीं रह रहे हैं वो। तो ये एक बड़ा योजनाबद्ध तरीके से चला हुआ षड्यंत्र है। और कल को क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने और हमारे जो देश के कानून हैं वो इतने हिंदू विरोधी हैं, और इतने मतलब उनको इस प्रकार से बनाया गया है कि उसमें हिंदुओं की सुरक्षा का कहीं भी ध्यान नहीं रखा गया है। और अभी पीछे सुप्रीम कोर्ट ने एक निर्णय दिया था, उसमें महिलाओं को और लड़कियों को पिता की प्रॉपर्टी में समानता का अधिकार देने का काम उसमें किया गया था। तो मुझे कहीं न कहीं लगता है कि हिमाचल प्रदेश सरकार को इस विषय के ऊपर चिंतन करके इसको भी नल एंड वाइड करने के लिए एक कानून लाना चाहिए, क्योंकि जो लड़की आज किसी इस्लामिक जिहादी के साथ जाएगी, वो 10 साल के बाद आकर के अपनी प्रॉपर्टी के ऊपर, आपकी प्रॉपर्टी के ऊपर वहाँ क्लेम कर सकती है, और आपके पास लीगल कोई मेथड नहीं है जिससे आप उसको रोक सकें उस क्लेम को करने से। तो कहीं न कहीं ये बहुत बड़ा खतरा है, और हमारे जो राजनेता हैं और जो शासक प्रशासक हैं, उनके ध्यान में ये विषय है नहीं, ना वो उनके लिए ये विषय प्रायोरिटी का विषय है। लेकिन हम इस विषय पर लंबे समय से काम कर रहे हैं, तो इन सारी बारीकियों को समझते हुए हम इस सारे विषय की और इसकी जो गंभीर चुनौतियां हिमाचल में आने वाली हैं, उनको देखते हुए मुझे लगता है कि हम सबको एक समाज के तौर पर इस विषय के लिए जागरूक होकर के काम करना चाहिए, और समाज के तौर पर एकजुट होकर के खड़े होना चाहिए, और शासन प्रशासन के ऊपर भी दबाव बनाना चाहिए, ताकि इन सारे विषयों की परिणति हिंदू समाज के पक्ष में और हिमाचल के पक्ष में की जा सके। कमल गौतम जी, आपने हमसे बात की, देखिए एक दूसरा पॉडकास्ट था हमारा आपके साथ, और आपने बड़ा एक गंभीर विषय था, उसको काफी खुलकर आपने उस पर बात की, आंकड़ों के साथ बात की, जो आपके पास प्रमाण थे आंकड़ों को सामने रखा, और मुझे उम्मीद है कि जरूर हमारे जो दर्शक हैं उन्हें इससे लाभ होगा, और उस पे उसके बारे में ये सोचेंगे
ये लड़ाई आपकी नहीं है, ये समाज की लड़ाई है, सभी हिंदू समाज की लड़ाई है और आप उसके लिए काम कर रहे हैं और आपको भी वो कांटेक्ट कर सकते हैं अगर आप किसी परिस्थिति में से। मैं चाहूँगा कि बस अब हम आपसे इजाज़त भी लेने वाले हैं। आप अपना नंबर बता दें प्लीज़। कहाँ आपको या कोई आपका ऐसा हिंदू रक्षा मंच का कोई नंबर आप प्लीज़ हमारे दर्शकों को दें। हिंदू रक्षा मंच की जो हेल्पलाइन है उसमें 2-3 नंबर चलते हैं, लेकिन मैं आपको एक नंबर दे रहा हूँ 93-175-15559। ये हमारा देखिए नीचे जो आपको नीचे भी ये नंबर लिखा रहेगा। इस इंटरव्यू के दौरान बिल्कुल एंड में आप इसको जब एपिसोड के एंड में भी आप देख सकते हैं। जो नंबर कमल जी ने बोला वो नीचे स्क्रिप्ट में भी आएगा आपको। और दूसरा हमारा जो नंबर है वो 94-592-32,000, ये भी हमारी हेल्पलाइन है, इसके ऊपर भी आप संपर्क कर सकते हैं। हाँ, किसी भी प्रकार की अगर आपको ऐसी लगता है कि आपके परिवार में, आपके पड़ोस में, आपके परिचित हैं, आपके रिश्तेदार हैं, कोई ऐसा वक्तव्य है, ऐसा किसी जाल में फँस रहे हैं और आप उन्हें बचाना चाहते हैं, तो आप कमल गौतम की टीम से ये हिंदू रक्षा मंच है, देखिए ये कैसे वॉलंटरली काम कर रहे हैं इस समाज के लिए। अपना समय और पैसा लगा के आप हिंदू समाज के लिए खड़े हैं, काम कर रहे हैं। आपको इनके सहयोग की ज़रूरत है, 24/7 ये आपकी मदद करेंगे। कमल जी, आपने हमसे बात की, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। और मैं अपने दर्शकों का भी चाहूँगा कि इस पॉडकास्ट को खुद तो देखें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अपने बच्चों के साथ, अपने जो पति हैं, अपनी पत्नियों के साथ, रिश्तेदारों के साथ और अपने समाज में इस पॉडकास्ट को ज़्यादा से ज़्यादा देखें, इसमें चर्चा करें, खुल के बात करें। ये आपको ज़रूर कहीं न कहीं मदद करेगा और ज़रूर कोई एक चेंज लाएगा। आप लोग इस समस्या को लव जिहाद जो है, ये एक छोटी समस्या नहीं है, एक बहुत सुनियोजित ढंग से किया गया एक बहुत बड़ी योजना है। जैसे इन्होंने कहा कि मुस्लिम समाज द्वारा, और इससे अगर बचना है तो आपको पहले ये एपिसोड देखना पड़ेगा, फिर उसको अमल करना पड़ेगा और आपको कोई मदद होगी तो हिंदू रक्षा मंच आपकी ही है। आप सब लोग हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। कीप वॉचिंग, बस यूँ ही।